नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 82 तियान युआन समूह और जिया वित्तीय समूह। वांडा प्लाजा के बाहर रोशनी ने अंततः प्रतिक्रिया दी और जल्दी से खुद को अर्जुन की पकड़ से मुक्त कर लिया। उसका चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया था। अगर रिवर्सिटी के उद्यमी और व्यवसायी उसकी वर्तमान स्थिति देखते तो उनके होश उड़ जाते। अर्जुन, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। रोशनी ने अपने लाल होठों को काटा और अपनी चमकीली आंखों से अर्जुन को देखा। जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि अर्जुन वास्तव में काफी सुंदर था। खास तौर पर वह एहसास जो उसे तब हुआ जब वह अभी उसकी माँ से बात कर रहा था। उस बारे में फिर से सोचते हुए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने रोशनी की ओर देखा और कहा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया। रोशनी कुछ असमंजस में थी। अगर उसने उसकी वजह से काम नहीं किया था तो फिर किसके लिए? उसने आंखें घुमाईं और अंदाजा लगाया कि यह अर्जुन का घमंड था। वैसे अर्जुन, मेरी माँ ने अभी तुमसे जो कहा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वह हमेशा से ऐसी ही रही है। वह परिवार के हित को सबसे पहले रखती है, लेकिन वह आमतौर पर इतनी बुरी नहीं होती। मुझे पता है। अर्जुन ने जल्दी से एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गया। उसने रोशनी से कहा, तुम्हारे पास ड्राइवर तो होना चाहिए, है ना? मैं तुम्हें तुम्हारे काम पर छोड़ता हूँ। मुझे अभी भी बहुत काम करने हैं। इसके साथ ही टैक्सी रोशनी की नज़रों से ओझल हो गई। रोशनी हैरान थी। क्या ये लड़का किसी खूबसूरत लड़की के सामने एक पल भी नहीं बिताना चाहता था? वह अर्जुन से पूछना चाहती थी कि उसने उसकी माँ को आधे साल की मोहलत क्यों दी। वह तो एक आम आदमी था। उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो सक्सेना परिवार को हिला सकती थी? उस समय तो वह अर्जुन के रौबदार व्यवहार से लगभग मूर्ख बन गई थी। हालांकि अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि अर्जुन तो बस शेख ही बघार रहा था। सक्सेना परिवार को अप्राप्य शब्द का अर्थ समझाना, ये कैसे संभव था? सक्सेना परिवार की विरासत 100 साल से भी अधिक पुरानी है। एक व्यक्ति आधे वर्ष में अपनी नींव कैसे हिला सकता है? यदि उसे 100 वर्ष भी दिए जाएं तो भी अंतिम परिणाम वही होगा। यदि अर्जुन को अवसर मिल भी जाता तो भी उसे जीवन भर केवल सक्सेना परिवार को ही अपना आदर्श मानना पड़ता। ये सोचकर रोशनी अर्जुन की सुरक्षा को लेकर थोड़ी चिंतित भी हो गई। उसने सक्सेना परिवार को नाराज कर दिया था। अगर उस व्यक्ति को पता चल गया तो क्या वह उनके गुस्से का सामना कर पाएगा? नहीं, मैं अपनी वजह से उसे कोई नुकसान नहीं होने दे सकता। रोशनी के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने तुरंत सान्या को फोन किया। प्रश्नवाचक चिन्ह। लोंगियुएबे जिले में शेन परिवार के विला के बाहर एक कार धीरे धीरे रुकी। जब अर्जुन कार से बाहर निकला तो उसने देखा कि रजत शेनॉय और उसका परिवार दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। रजत शेनॉय को अभी अभी अर्जुन का फोन आया था। हालांकि वह हैरान था, फिर भी वह उसका स्वागत करने के लिए नीचे आया। मिस्टर अर्जुन, आप यहाँ क्यों हैं? रजत शेनॉय ने आदरपूर्वक पूछा। चलो बात करने के लिए एक शांत जगह ढूंढते हैं और मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। हाँ मिस्टर अर्जुन। रजत शेनॉय अर्जुन को विला के अतिथि कक्ष में ले आए। दोनों अपनी सीट पर बैठ गए। रजत शेनॉय ने असमंजस में अर्जुन की ओर देखा। उसे अर्जुन के आने का कारण नहीं पता था। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने दस्तावेज निकाला और रजत शेनॉय के सामने मेज पर रख दिया। रजत शेनॉय का शरीर अकड़ गया। उसे निस्संदेह पता था कि दस्तावेज पर क्या लिखा था। हालांकि अभी कुछ ही समय बीता था। क्या अर्जुन ने पहले ही ये तय कर लिया था? उसने संदेह से मेज पर रखे दस्तावेज को उठाया और उस पर झेंग जिंगमिंग के हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट देखे। ये कैसे संभव है? उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह झेंग जिंगमिंग को समझ गया। ये धूर्त बूढ़ा लोमड़ी किंगहे समूह को इतनी आसानी से सौंपने को कैसे तैयार हो सकता है? अचानक उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। उसे एक हालिया समाचार के बारे में सूचना मिली। ये किंगहे समूह के बारे में था। रजत शेनॉय की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने अर्जुन की ओर देखा जो कुछ ही दूरी पर बैठा था। उसे पूरा यकीन था कि इस सब के पीछे अर्जुन ही था। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसकी पीठ पर रोंगटे खड़े हो गए। इस दौरान अर्जुन के बारे में उसकी समझ यही थी कि वह आदमी एक शीर्ष स्तर का चमत्कारी डॉक्टर था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष उससे कहीं ज्यादा भयानक होगा जितना उसने शुरू में सोचा था। जो कुछ वह जानता था उसके अनुसार किंगहे समूह के आंतरिक सुरक्षा उपाय बेहद कड़े थे और इमारत के अंदर प्राचीन मार्शल आर्ट के अभ्यासी भी पहरा दे रहे थे। आम लोगों के लिए ऊपरी मंजिलों में आधा कदम भी रखना असंभव होता। हालांकि अर्जुन किसी तरह से बचकर बाहर आने में कामयाब रहे। क्या यह आदमी अभी भी इंसान था? उसने अपने दिल में उठे सदमे को बलपूर्वक दबाते हुए अर्जुन से कहा, मिस्टर अर्जुन, पहली समस्या तो हल हो गई है,
लेकिन दूसरी समस्या और भी गंभीर है। कियाओ झेंगहू। रजत शेनॉय की बात पूरी होने से पहले ही अर्जुन ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, मैंने दूसरी समस्या भी हल कर ली है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या 3 दिनों में आप वाकई किंगहे समूह पर कब्जा कर सकते हैं और उसका नाम बदलकर स्वर्गीय न्याय समूह रख सकते हैं। क्या दूसरी समस्या भी हल हो गई? कुछ ही देर बाद उसके फोन से एक और नोटिफिकेशन आया। पिछले पार्ट से सीख लेते हुए रजत शेनॉय ने अनजाने में फोन स्क्रीन पर नजर डाली। जब उसने समाचार देखा तो उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। यद्यपि प्रदान की गई जानकारी अस्पष्ट थी, लेकिन मोटे तौर पर सामग्री बिल्कुल वैसी ही थी जैसा अर्जुन ने बताया था। ये सब बहुत ही संयोग था। वह ये संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका कि यह सब उसके सामने खड़े युवक का ही काम था। एक दिन भी नहीं बीता था। इसके बावजूद अर्जुन ने दोनों बड़ी समस्याओं का समाधान कर लिया था। रजत शेनॉय अचानक खुश हो गए। सौभाग्य से उन्होंने शुरू से ही अर्जुन के साथ एक ही नाव पर खड़े होने का मन बना लिया था। यदि वे दुश्मन बन गए होते तो रजत शेनॉय और यहाँ तक कि नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन का जीवन भी उसी स्थिति में समाप्त हो जाता। वह जल्दी ही होश में आया और सावधानी से बोला, मिस्टर अर्जुन, मुझे 3 दिन दीजिए। मैं ये काम आपके लिए जरूर करवा दूंगा। ठीक है। अर्जुन रजत शेनॉय के जवाब से बहुत संतुष्ट था। अचानक उन्हें रोशनी की मां के शब्द याद आ गए और उन्होंने उत्सुकता से पूछा, राष्ट्रपति शेन, क्या आपने तियान युआन समूह और जिया फाइनेंशियल समूह के बारे में सुना है? रजत शेनॉय ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया था। हालांकि जब उसने अर्जुन की बातें सुनी तो उसका दिल धड़कना बंद हो गया। क्या मिस्टर अर्जुन हुआक्सिया के इन 2 दिग्गजों को भी निगलने वाले थे? ये दोनों निगम किंगहे समूह के समान स्तर पर बिल्कुल भी नहीं थे। मिस्टर अर्जुन, आप? अर्जुन ने रजत शेनॉय की आंखों में हैरानी देखी और मुस्कुराया। आज मेरे एक दोस्त ने उनके नाम बताए थे, इसलिए मैं पूछ रहा था। रजत शेनॉय ने राहत की सांस ली। वह इतने सालों से व्यापार जगत में था और उसकी मानसिक दृढ़ता अभी भी कुछ हद तक प्रभावशाली मानी जाती थी। हालांकि जब भी वह अर्जुन से मिलता था तो वह अंदर तक हिल जाता था। अध्याय 83 3 शर्तें। रजत शेनॉय ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और समझाया, अर्जुन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी वह दोस्त जिया रुकसुक मैग्निफिसेंट ग्रुप की अध्यक्ष होनी चाहिए, है न? सक्सेना परिवार की वंशज के रूप में उसकी पहचान कोई रहस्य नहीं है। अर्जुन को अभी भी आश्चर्य हो रहा था कि रजत शेनॉय को रोशनी की पहचान के बारे में पता था। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कुछ वर्षों में मैग्निफिसेंट समूह के इतनी तेजी से बढ़ने का एक बड़ा कारण सक्सेना परिवार ही था। सक्सेना परिवार का नाम मात्र ही रिवर सिटी के निगमों को भय से कांपने के लिए पर्याप्त था। अर्जुन, सक्सेना परिवार की स्थिति बहुत भयावह है। मुझे सटीक विवरण नहीं पता, लेकिन मैंने तियान युआन समूह के बारे में जरूर सुना है। यह एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसे कोई भी अपमानित नहीं कर सकता। जहां तक जिया फाइनेंशियल ग्रुप की बात है, मैंने इसके बारे में भी सुना है। ये कॉर्पोरेशन तियान युआन ग्रुप से भी ज्यादा रहस्यमय है और ये तियान युआन ग्रुप के पीछे खड़ी ताकत भी है। देश जिन 90 उद्योगों को प्राथमिकता दे रहा है, उनमें से वे 89 में शामिल हैं। उनके पास मौजूद संपत्तियां भयानक हैं। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। उन्हें प्राचीन मार्शल कलाकारों का समर्थन भी प्राप्त है। अर्जुन का पहला विचार मार्शल आर्ट कुलों की ओर चला गया। हाल ही में उन्हें जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार कुछ परिवारों ने मार्शल आर्ट विशेषज्ञों से संपर्क बना लिया था। अर्जुन को व्यापार की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। अगर समझ भी होती तो भी उसके पास व्यक्तिगत रूप से व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करने का समय नहीं होता। इस प्रकार उनकी नज़रें सामने खड़े रजत शेनॉय पर टिकी रहीं। यह आदमी रिवर सिटी में उसका पहला मरीज था और उसे उसका सहयोगी माना जाता था। उसने रजत शेनॉय की जान बचाई थी, इसलिए यह असंभव था कि वह आदमी उसे धोखा दे। इसके अलावा दूसरा पक्ष अपने स्वयं के निगम का एक प्रसिद्ध संस्थापक था जो व्यापार जगत के नियमों को अच्छी तरह से जानता था। वह निस्संदेह इसके लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार था। अर्जुन ने कुछ सेकंड सोचने के बाद अचानक सख्ती से पूछा, रजत शेनॉय, तुम्हारा सपना क्या है? रजत शेनॉय दंग रह गए। उन्हें हंसने का मन भी हुआ। अर्जुन की आवाज में टीचर जैसा लहजा क्यों था? हालांकि जब उन्होंने अर्जुन के गंभीर चेहरे को देखा तो उनकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह 50 वर्ष के करीब पहुंच चुका था। अब उसके पास क्या सपने हो सकते थे? यदि ऐसा कोई लक्ष्य होता भी तो वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता। वह एक बार नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन को दुनिया की नंबर 1 कॉर्पोरेशन बनाना चाहता था, लेकिन वास्तविकता ने उसकी उम्मीदों और सपनों पर पानी फेर दिया। वह केवल रिवर सिटी में अपना छोटा सा क्षेत्र ही बना सका। अंत में रजत शेनॉय ने अपना सिर हिलाया और आत्महीनता भरे अंदाज में कहा, मैं पहले ही 40 के पार पहुंच चुका हूं। मेरे पास क्या सपने हो सकते हैं? सपने तो आप युवाओं के लिए होते हैं। अर्जुन की उंगलियां मेज पर हल्के से थपथपाईं, फिर अचानक रुक गईं। उसकी आंखें रोशनी से टिमटिमा रही थीं। क्या आप स्वर्गीय न्याय समूह को विश्व मंच पर ले जा सकते हैं? विश्व मंच? रजत शेनॉय ने झिझकते हुए कहा।
रजत शेनॉय, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर हेवनली जस्टिस ग्रुप को 6 महीने के भीतर सक्सेना परिवार का विरोध करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा? अर्जुन ने गंभीरता से पूछा। अर्जुन का सवाल सुनकर रजत शेनॉय की आंखों में डर भर आया। अर्जुन वाकई बहुत हिम्मत वाला था। वह वास्तव में इस भीमकाय राक्षस का विरोध करना चाहता था। ये कैसे संभव था? और ये काम तो आधे साल के भीतर ही पूरा करना था। क्या मजाक है? वह हंसना चाहता था, लेकिन अर्जुन की गंभीरता को देखते हुए वह केवल इतना ही कह सका, सबसे पहले हमें सरकार का समर्थन चाहिए। दूसरा, मार्शल आर्ट की दुनिया की सुरक्षा। अंत में, हमें अत्यधिक लाभदायक और विविध उत्पादों की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता है। अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। स्वाभाविक रूप से उनके पास पहली और दूसरी स्थितियों से निपटने का एक तरीका था। तीसरे व्यक्ति के लिए यह बहुत कम चुनौती थी। वह अनगिनत गोलियों के फॉर्मूले और चिकित्सा नुस्खों का चलता फिरता पुस्तकालय था। क्या चिकित्सा को अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय नहीं माना जाता था? मैं तीनों शर्तें पूरी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा कर भी दूं, तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि स्वर्गीय न्याय समूह आधे साल के भीतर एक अधिक विशालकाय बन जाएगा? अर्जुन ने खड़े होकर स्पष्ट आवाज में कहा। रजत शेनॉय को अवचेतन रूप से लगा कि अर्जुन धोखा दे रहा है। अगर वह इन तीनों शर्तों में से एक भी पूरी कर पाता तो यह भयानक होता। अर्जुन तीनों शर्तें कैसे पूरी कर सकता था? हालांकि फिर उसे कियाओ जेंगहू और जेंग जिंगमिंग की मौत याद आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में एक छोटी सी आवाज उसे बता रही थी कि अर्जुन वाकई ऐसा कर सकता है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, अर्जुन ने एक दवाई की गोली निकाली और उसे मेज पर रख दिया। अगर तुम तैयार हो तो ये गोली एक मीटिंग गिफ्ट हो सकती है। ये तुम्हारी उम्र 50 साल बढ़ा सकती है। रजत शेनॉय की सांसें तेज हो गईं जब उन्होंने ये आखिरी शब्द सुने। वे यहाँ 50 वर्ष के जीवनकाल विस्तार की बात कर रहे थे। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसके बारे में अनगिनत लोग केवल सपना ही देख सकते थे। क्या अर्जुन उससे झूठ बोलेगा? बिल्कुल नहीं। वह तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी बचा सकता था जो मौत के कगार पर हो। 50 साल की अतिरिक्त आयु उस व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं थी। रजत शेनॉय की आंखें लाल हो गई थीं। उसने अपनी छवि की परवाह किए बिना टेबल से गोली उठाए और उसे निगल लिया। फिर उसने उत्साह से कहा, श्री अर्जुन, मैं तैयार हूँ। जब तक आप उन 3 शर्तों को पूरा कर सकते हैं, मैं निश्चित रूप से स्वर्गीय न्याय समूह को एक अधिक अस्तित्व बना सकता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। मैं 3 दिन में स्वर्गीय न्याय समूह की इमारत में आपसे मिलूंगा। जहां तक उन 3 शर्तों का सवाल है, कोई न कोई आपसे उनके बारे में संपर्क करेगा। अर्जुन चला गया। रजत शेनॉय ने अर्जुन की पीठ पर स्थिर दृष्टि डाली। उसे पता था कि रिवर सिटी में बुढ़ापे में मरने की उसकी नियति पूरी तरह बदल चुकी थी। वह इस युवक के विशाल जहाज पर चढ़ गया था। जहाज का अंतिम गंतव्य ये छोटी सी जगह नहीं होगी, नहीं यह हुआक्सिया होगा, बल्कि संपूर्ण विश्व होगा। लॉन्ग्यू बे जिले में विला छोड़ने के बाद अर्जुन अच्छे मूड में था। उसे रजत शेनॉय पर भरोसा था। यदि वह व्यक्ति सफल हो गया तो सक्सेना परिवार उसके लिए कोई बाधा नहीं बनेगा। यदि सक्सेना परिवार को राजवीर राणा के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया तो वे शायद और भी अधिक परेशान हो जाएंगे। अर्जुन ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट परिसर में लौटने की योजना बना रहे थे, तभी उन्हें फोन आया कि सान्या के छोटे भाई की आज सर्जरी होगी। इसलिए वह अस्पताल गया और वहां चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र से मिला। चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र की सहायता से उसके लिए ऑपरेशन रूम तक पहुंचना आसान हो गया। कुछ एक्यूपंक्चर उपचार के बाद सान्या के भाई की हालत काफी बेहतर हो गई। जैसे ही वह अस्पताल से निकलने वाला था, उसकी टक्कर सान्या से हो गई, जो तेजी से उसकी ओर आ रही थी। उसे आश्चर्य ये हुआ कि रोशनी भी साथ आई थी। क्या ये भाग्य था या महज संयोग? अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे भाई से मिलने आए हो? सान्या ने आश्चर्य से पूछा। अर्जुन ने बताया, चमत्कारी डॉक्टर देवेंद्र मेरे परिचित हैं। उन्होंने ही मुझे आने के लिए कहा था। आपके छोटे भाई का ऑपरेशन होने वाला है। उनके साले के तौर पर मुझे स्वाभाविक रूप से कुछ प्रोत्साहन और सहायता देने के लिए आना ही होगा। सान्या का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से रोशनी से कहा, रोशनी, कृपया गलत मत समझो। पहले अर्जुन ने मेरे रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक किया था। रोशनी ने अर्जुन को दिलचस्पी से देखा और ठंडे स्वर में कहा, बेशक, मैं गलत नहीं समझूंगी। अर्जुन वाकई बॉयफ्रेंड होने का नाटक करने में माहिर है। आखिरकार ये लड़का हाल ही में महिलाओं के साथ काफी भाग्यशाली रहा है। अध्याय 84 अंधेरे में ग्रिम रीपर। रोशनी के शब्दों में स्पष्टतः एक छिपा हुआ अर्थ छिपा था, जिससे अर्जुन कुछ असहाय महसूस कर रहा था। हालांकि उसकी बातों में कुछ सच्चाई थी। उसने सच में रोशनी और सान्या दोनों का बॉयफ्रेंड होने का नाटक किया था। सौभाग्यवश उनके परिवारों की स्थिति में बहुत अंतर था, इसलिए उनके भेद खुलने की संभावना बहुत कम थी।
अर्जुन का अस्पताल में और रुकने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने सान्या से कहा, मैं तुम्हारे भाई से मिल चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगा। मैं अभी अपार्टमेंट में वापस जाऊंगा। छोटी ही, वापस आकर मेरे लिए खाना बनाना याद रखना। बहुत दिनों से मैंने तुम्हारा लाल ब्रेज्ड मीट नहीं खाया है। जैसे ही वह जाने वाला था, सान्या ने उसे आवाज दी, एक पल इंतजार करें। अर्जुन वहीं रुक गया और उलझन में पीछे मुड़ा। क्या हुआ? सान्या ने जेब से चाबी निकाली और रोशनी को थमा दी। फिर उसने अर्जुन से कहा, चूंकि तुम वापस जा रहे हो, इसलिए रोशनी को भी साथ ले जाना। अर्जुन और भी उलझन में था, मैं उसे साथ क्यों लाऊं? उसके पास रहने के लिए अपना विला है, वह हमारे अपार्टमेंट में क्यों आएगी? रोशनी अपनी लंबी पतली टांगों के साथ अर्जुन के पास पहुंची और समझाया, सक्सेना परिवार ने अस्थायी रूप से कंपनी पर कब्जा कर लिया है। विला के लिए यह मेरी मां की संपत्ति है, इसलिए मैं वहां वापस नहीं जा सकती। अर्जुन को इस बारे में बुरा लगा। तुम हमारे साथ अपार्टमेंट में रहने के बारे में नहीं सोच रहे हो, है ना? नहीं, सिर्फ 2 कमरे हैं। मैं तुम्हारे साथ बिस्तर शेयर नहीं करूंगा। तुम वैसे भी अमीर हो, इसलिए तुम्हें होटल में रहना चाहिए। सान्या ने अर्जुन की तरफ आंखें घुमाई और कहा, अर्जुन, तुम दिन के उजाले में कैसा अजीब सपना देख रहे हो? तुम वास्तव में रोशनी के साथ बिस्तर साझा करने का सपना देख रहे हो। वह अगले कुछ दिनों तक मेरे साथ सोएगी। इसके अलावा वह मेरा अपार्टमेंट है, हमारा अपार्टमेंट नहीं। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। ठीक है, वैसे मैं तुम्हारे माता पिता से मिल चुका हूँ। खैर, तुम जो कहोगी वही होगा। सान्या अवाक रह गई। सारी बातें समझाने के बाद सान्या अर्जुन और रोशनी को छोड़कर अस्पताल भाग गई। दोनों के बीच का माहौल एकदम शांत था। रोशनी ने सबसे पहले इस अजीबोगरीब माहौल को तोड़ा। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें मेरी तरफ ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। मैं सान्या के साथ बिस्तर पर नहीं सोना चाहती। सक्सेना परिवार की ताकत तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा भयानक है। उन्होंने पहले ही मेरी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। अब मेरा मैग्निफिसेंट ग्रुप के फंड पर कोई नियंत्रण नहीं है और मेरा बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। मेरे पास फंड तक कोई पहुंच नहीं है। मैं अपनी चीजें लेने के लिए विला में वापस जाने की भी योजना नहीं बना रहा हूं। वहां हर कोई सक्सेना परिवार से है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि सक्सेना परिवार फिलहाल मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकेगा, लेकिन वे मुझे परेशान करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा तो मुझे स्वाभाविक रूप से सक्सेना परिवार के पास लौटना होगा। मेरे ठंडे व्यक्तित्व के कारण इतने सालों से यहाँ रहने के बावजूद मेरे पास बमुश्किल ही कोई दोस्त है। जिन कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, उन्हें सक्सेना परिवार ने धमकाया है और वे मुझे कोई वित्तीय सहायता देने में असमर्थ हैं। इसलिए सान्या का अपार्टमेंट अब मेरे लिए एकमात्र जगह है। इसके अलावा मैं अब मैग्निफिसेंट ग्रुप की आइसबर्ग प्रेसिडेंट नहीं हूँ। क्या तुम मुझे अपनी रखेल के रूप में रखने पर विचार करोगे? उसका स्पष्टीकरण सुनकर अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। बड़े परिवार में जन्म लेना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। परिवार आपको अच्छी जिंदगी दे सकता है, लेकिन वह इसे पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। उसे रोशनी पर थोड़ी दया भी आई। अगर वह अब नौकरी भी तलाशने लगे तो रिवर सिटी की कोई भी कंपनी उसे नौकरी पर रखने को तैयार नहीं होगी। हालांकि अब से 3 दिन बाद स्वर्गीय न्याय समूह को जनशक्ति की आवश्यकता होगी। उनके पास रोशनी के कौशल का उपयोग न करने का कोई कारण नहीं था। अन्य लोग सक्सेना परिवार से डरते होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अर्जुन भी वैसा ही था। उसने रोशनी के खूबसूरत चेहरे को देखा और मुस्कुराया। ठीक है, आज से मैं तुम्हारा शुगर डैडी बनूंगा। चलो ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में वापस चलते हैं। उन दोनों ने एक टैक्सी ली, लेकिन सीधे ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट परिसर में वापस नहीं गए। रोशनी के पास तो एक जोड़ी कपड़े भी नहीं थे। जाहिर है, उसे कुछ खरीदने के लिए मॉल जाना पड़ा। पहले अर्जुन ने उसे वांडा प्लाजा ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन रोशनी वहां जाने पर अड़ी रही। इसके बजाय उसने टैक्सी ड्राइवर से डिंकिंग नामक डिपार्टमेंटल स्टोर पर चलने को कहा। यह डिपार्टमेंटल स्टोर संभवतः वह था जहां रोशनी अक्सर कपड़े खरीदने जाती थी। अर्जुन को शॉपिंग करना पसंद नहीं था, न ही वह बेशर्मी से रोशनी का शॉपिंग बैग उठाना चाहता था। जाने से पहले उसने रोशनी को एक बैंक कार्ड और पिन नंबर दिया और कहा कि वह इसका इस्तेमाल शॉपिंग के लिए करे। उसने दरवाजे के पास एक बेंच ढूंढी और बैठ गया। हालांकि कार्ड में बहुत सारा पैसा था, लेकिन अर्जुन को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। रोशनी, जो सक्सेना परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, के नजरिए से यह रकम बाल्टी में एक बूंद से अलग नहीं थी। बोरियत महसूस करते हुए अर्जुन ने दरवाजे के बाहर सिगरेट पी और सोचने लगा कि अब आगे क्या करेगा। यह आप है। कुछ ही देर बाद पास से एक आश्चर्यचकित आवाज गूंजी। अर्जुन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसने ऊपर देखा और शरण्या को देखा, जिसे उसने काफी समय से नहीं देखा था। शरण्या का लंबा कद बहुत ही सेक्सी कपड़ों में था। इस समय वह अर्जुन को देख रही थी, जो धूम्रपान कर रहा था।
रॉयल क्लब में हुई उस घटना के बाद से शरण्या कई बार क्लब गई थी, अपने साथ कुछ विशेषज्ञों को लेकर, ताकि उस वेटर को ढूंढ सके जिसने उसका अपमान किया था। अंततः वह वेटर को फिर से ढूंढने में सफल नहीं हुई। उसके दृष्टिकोण से वेटर स्पष्ट रूप से चू परिवार की शक्ति से डर गया था और पहले ही चला गया था। हालांकि उसके दिल का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वह चू परिवार की उच्च और शक्तिशाली बेटी थी। एक साधारण वेटर को इतना अहंकारी होने का क्या अधिकार था? इसके अलावा उसे उस पर आक्रमण करने का क्या अधिकार था? जब वह नहा रही थी तो उसने अपने नितंब पर उसके लाल हाथ का निशान भी देखा। कई दिनों तक ये गायब नहीं हुआ। उसने सोचा था कि वह इस कमीने से फिर कभी नहीं मिलेगी, लेकिन देखो, वह फिर से उसके सामने आ गया था। तुम्हारी हिम्मत अभी भी रिवर सिटी में रहने की है। अब जब रॉयल क्लब तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तो देखते हैं कि तुम और किस पर भरोसा कर सकते हो। अर्जुन का उसे जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने हाथ में सिगरेट बुझा दी, लेकिन राख का एक निशान गलती से शरण्या की ऊंची एड़ी के जूते पर गिर गया। शरण्या का ठंडा और घमंडी चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसे सबसे ज्यादा नफरत इस आदमी के बेपरवाह व्यवहार से थी। क्या इस व्यक्ति को इतने लंबे समय तक रॉयल क्लब में सेवा देने के बावजूद रिवर सिटी में चू परिवार की ताकत के बारे में पता नहीं था? शरण्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने जूतों पर लगी राख की ओर इशारा किया। उसने ठंडे भाव से कहा, नीचे उतरो और मेरे पैरों की धूल चाटो। फिर उस हाथ को तोड़ दो जिसने मुझे उस दिन छुआ था। अगर तुम ऐसा करोगे तो चू परिवार तुम्हें जीने देगा। उसकी आवाज अहंकार और ठंडक से भरी हुई थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शरण्या के पीछे दो विशेषज्ञ प्रकट हुए। वे दोनों दुबले पतले थे और उनकी आंखों में हत्या की नीयत भरी हुई थी। अर्जुन ने उन पर नजर डाली और पाया कि वे आंतरिक शक्ति क्षेत्र के चरम चरण पर थे। वे अभी आधे चरण के पारलौकिक क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचे थे। यद्यपि वे शरण्या से बहुत अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी अर्जुन के दृष्टिकोण से वे सभी बेकार थे। उसने शरण्या को बड़ी दिलचस्पी से देखा। इतने सालों बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। स्वर्ग ने तुम्हें एक सुंदर रूप दिया है, लेकिन साथ ही एक दिल भी दिया है। शरण्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि रिवर सिटी के समाज के निचले पायदान से संघर्षरत एक बेकार व्यक्ति उसे अब चक कहने की हिम्मत करेगा। वह मौत को दावत दे रहा था। वह जानती थी कि वह अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसने एक कदम पीछे हटकर अपने बगल में खड़े दो लोगों की तरफ देखा। इस अंधे कुत्ते को कार में घसीट कर ले जाओ। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उसे प्राचीन मार्शल आर्ट का कुछ ज्ञान है। तुम दोनों मिलकर उस पर हमला करो। हाँ मिस, दोनों ने एक स्वर में कहा। अगले ही पल उन दोनों ने एक कदम आगे बढ़ाया और पहाड़ से उतरते बाघों की तरह उन्होंने अर्जुन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक एक मुक्का मारा। उनकी मुक्का मारने की शैली में क्यूई का निशान था और उनके हमले की गति बहुत तेज थी। वे जो हासिल करने की कोशिश कर रहे थे वह ये था कि अर्जुन को जवाबी लड़ाई करने में असमर्थ बना दिया जाए। जैसे ही उनकी मुट्ठियां उस आदमी से टकराने वाली थीं, एक अदृश्य शक्ति ने अचानक उनके हमले को रोक दिया। उन्हें ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी मुट्ठियां, जिनमें कुछ 100 पाउंड का बल था, अपनी जगह पर जम गई थीं। यहाँ तक कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके शरीर को भी दो बड़े हाथों द्वारा नियंत्रित किया गया हो। फिर उस आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उन्होंने एक जोड़ी आंखें देखी जो अंतहीन हत्या की मंशा से भरी थीं। हाथ में दरांती लिए एक क्रूर रीपर की तरह वह आदमी अंधेरे में अपने असहाय शिकार को घूर रहा था। उन दोनों विशेषज्ञों के दिलों में बर्फीले ठंडे भय की अनुभूति छा गई। अध्याय 85 घुटने टेको। इस समय चू परिवार के दो विशेषज्ञ वास्तव में डर गए थे। उन्होंने ऐसी ठंडी निगाह कभी नहीं देखी थी। एक नज़र ही उन दोनों को बांधने के लिए काफी थी। वह एक नज़र भी उनके भाग्य का निर्धारण करने वाली प्रतीत हुई। शरण्या, जो उनके पीछे थी, को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह चिल्लाई, तुम लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम मेरी बात नहीं समझे? उसे नीचे उतारो। हालांकि उन्हें केवल चुप्पी और उदासीनता ही मिली। चू परिवार के दो विशेषज्ञ वाकई मुश्किल में थे। जैसे ही वे अपनी बात समझाने वाले थे, उन्हें एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज सुनाई दी, घुटने टेकना। वे सामने खड़े आदमी को भयभीत होकर देखने लगे। वे नहीं जानते थे कि दूसरे पक्ष के शब्दों में किस प्रकार का जादू था, लेकिन वास्तव में उन्हें एक अत्यंत भयानक दबाव महसूस हुआ जो स्वर्ग से उतरा हुआ प्रतीत हो रहा था। ये दबाव सीधे उनके शरीर पर पड़ा। टकराना। उनके घुटने मुड़ गए, हड्डियां चरमराने लगीं। जल्द ही वे और टिक नहीं पाए। प्लॉप। वे दोनों अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठ गए। वे अपना सिर भी नहीं उठा सकते थे। उनकी मुद्रा समर्पण की थी। यहाँ क्या हो रहा था? शरण्या, जो उनके पीछे थी, अचंभित रह गई। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने स्पष्ट रूप से चू परिवार के दो विशेषज्ञों से इस बच्चे को नीचे उतारने के लिए कहा था, लेकिन वे ही घुटने टेक कर क्यों बैठे थे? क्या वे सचमुच इस तुच्छ वेटर के सामने घुटने टेक बैठे? ये बहुत शर्मनाक था। वे जियानगन प्रांत से चू परिवार द्वारा आमंत्रित मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे।
यद्यपि वे महान व्यक्ति नहीं थे, किंतु वे ऐसे अस्तित्व भी नहीं थे जिनका हम लोग विरोध कर सकें। तुम लोग क्या कर रहे हो? उठो। शरण्या को बहुत अपमानित महसूस हुआ और उसने उन दोनों को ऊपर खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि उसकी ताकत कम पड़ रही है। अचानक उसे कुछ याद आया और वह अर्जुन की ओर देखने लगी। वह आश्चर्यचकित और क्रोधित थी। बेशक उसे एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि यह अर्जुन ने किया है। अगर सामने वाले में इतनी ताकत होती तो वह रॉयल क्लब में वेटर बनकर काम नहीं कर रहा होता। तुम दोनों कूड़े के टुकड़े, उठो। तुम इस नीच व्यक्ति के सामने घुटने क्यों टेक रहे हो? अगले ही पल एक बड़े हाथ ने शरण्या का गला पकड़ लिया। शरण्या को अपने हृदय में ठंडी और दम घुटने वाली अनुभूति महसूस हुई। उसने पाया कि बेंच पर बैठा हुआ आदमी वास्तव में खड़ा हो गया था। अब उसका शरीर लगभग हवा में लटक रहा था। शरण्या पागल हो रही थी। यह आदमी, उसने वास्तव में सड़क पर इतने सारे लोगों के सामने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस किया। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी बर्फीली ठंडी मारक मंशा उसके पूरे शरीर पर फैल रही है। तुम, असल में, चू परिवार से किसी को छूने की हिम्मत? पा! अर्जुन ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। शरण्या के मुंह के कोने पर खून की धार दिखाई दी। उसके चेहरे पर लाल हथेली का निशान साफ दिखाई दे रहा था। उसका दिमाग खाली हो गया। रिवर सिटी के क्षेत्र में किसी ने वास्तव में उसे थप्पड़ मारने का साहस किया था। वह चू परिवार का मोती थी, नदी शहर में नंबर 1 परिवार। बचपन से ही उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और सुंदरता रिवर सिटी में हर किसी को उसकी ओर देखने के लिए पर्याप्त थी। उसे उच्च एवं शक्तिशाली होने का पूरा अधिकार था। उसे लोगों को कूड़ा कहने का पूरा अधिकार था। जब तक वह, शरण्या, कुछ ऐसा चाहती थी, तब तक ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वह प्राप्त न कर सके। हालांकि जब से वह इस लड़के से मिली, उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा विश्व दृष्टिकोण ध्वस्त हो गया है। दूसरे पक्ष ने न केवल उसे मारने का साहस किया, बल्कि उसे थप्पड़ मारने का भी साहस किया। क्या इस आदमी को यह नहीं पता था कि मृत्यु शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है? चू परिवार को नाराज करने के बाद वह रिवर सिटी में खुद को कैसे स्थापित करेगा? क्या वह चू कबीले के क्रोध का सामना कर पाएगा? उसके फेफड़ों में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और अब तो हरा भी होने लगा था। जब तक दूसरा पक्ष चाहेगा, उसका जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। इस समय वह डर गई थी। वह सचमुच डर गई थी। दूसरा पक्ष तो राक्षस था। अचानक एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। शरण्या, अगर मैंने तुमसे एक और अपमान सुना तो मुझे तुम्हें और चू परिवार को इस दुनिया से मिटाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शरण्या उछलकर एक और गिर पड़ी और वह 3 मीटर दूर सड़क के किनारे भारी रूप से गिरी। वह दयनीय स्थिति में थी और उसके शरीर पर कपड़े अस्त व्यस्त थे। अर्जुन की नज़र में ऐसी स्त्रियों के लिए कोई दया नहीं होगी। जो लोग उसे अपमानित करेंगे, उनका एक ही अंत होगा, और वह है अपमान में मरना। उसे शरण्या को मारने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन ऐसा करना उसके लिए बहुत आसान होता। वह शरण्या को धीरे धीरे निराश होते देखना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसा उसने 5 साल पहले अनुभव किया था। शरण्या को पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। उसने गहरी सांसें लीं। एक पल के लिए उसे लगा कि वह मरने वाली है। वह बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई और अर्जुन को घूरने लगी, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसकी आंखें घृणा और क्रोध से भरी हुई थीं। वह अनगिनत अश्लील बातें कहना चाहती थी, लेकिन जब उसे दूसरे पक्ष के धमकी भरे शब्द याद आए, तो उसने ऐसा करना छोड़ दिया। वह केवल गुस्से से चिल्ला सकती थी, तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने रिवर सिटी के चू परिवार को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। चू परिवार के लिए किसी व्यक्ति को नष्ट करना बेहद आसान है। इससे पहले कि वह आगे कुछ बोल पाती, एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। इस बार अर्जुन नहीं था। शरण्या क्रोधित हो गई। क्या अब कोई टॉम, डिक और हैरी उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत कर सकता है? उसने अपने होंठ काटे और पलटी। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका हमलावर एक लड़की थी। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, उसका शरीर अचानक अकड़ गया और उसकी पुतलियां फैल गईं। उसने थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को पहचान लिया। वह एक सुंदर युवती थी। उसका आचरण सुंदर और महान था, तथा उसकी आंखों में अहंकार झलकता था, जिससे लोग उससे दूर रहते थे। क्या ये रोशनी मैग्निफिसेंट ग्रुप से थी? रोशनी यहाँ क्यों आई? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा? शरण्या पूरी तरह से अवाक रह गई। ये तय था कि वह पलटवार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिर रोशनी जियांगन प्रांत के सक्सेना परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। चू परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते उसकी अपनी हैसियत इस महिला के सामने कुछ भी नहीं थी। जब तक सक्सेना परिवार चाहता, चू परिवार की 100 साल पुरानी नींव एक ही दिन में उखाड़ दी जा सकती थी। मिस जिया, आप यहाँ क्यों हैं? रोशनी की स्पष्ट और ठंडी आवाज ने उसे रोक दिया। शरण्या, क्या तुम्हारा चू परिवार बहुत शक्तिशाली है? अगर तुम में क्षमता है, तो मेरे सक्सेना परिवार को नष्ट करने की कोशिश करो। मिस जिया, ऐसी बात नहीं है।
मेरे शब्द इसलिए नहीं थे। हम, वह नाक भान सिकोड़कर बोली। रोशनी पलटी और अर्जुन के पास गई और उसका हाथ थामने लगी। वे बहुत घनिष्ठ लग रहे थे, बिल्कुल एक जोड़े की तरह। पति, चलो अब घर चलें, ठीक है। अर्जुन के कानों में एक मधुर और कोमल आवाज गूंजी, जो लगभग असहनीय थी। अर्जुन ने रोशनी की तरफ देखा। उसकी आंखें उसकी तरफ देख रही थीं। वह स्पष्ट रूप से उसकी मदद करने आई थी। क्या उसे वाकई उसकी मदद की जरूरत थी? हालांकि, ये देखते हुए कि दूसरे पक्ष के इरादे अच्छे थे, उसने उसकी मदद को अस्वीकार नहीं किया। ठीक है, चलो घर चलते हैं, अर्जुन ने सिर हिलाया। जल्द ही, वे दोनों हाथ में हाथ डाले चले गए और पीछे रह गई शरण्या, जो डरी हुई थी। जियांगन प्रांत के सक्सेना परिवार की रोशनी ने इस आदमी को अपना पति बताया था। ऐसा कुछ कैसे संभव हुआ? उच्च एवं शक्तिशाली रोशनी को ऐसे व्यक्ति में कैसे रुचि हो सकती है? दूसरा पक्ष एक वेटर था। उनके बीच स्थिति का अंतर बहुत अधिक था। क्या सक्सेना परिवार उनकी शादी के लिए सहमत होगा? बिल्कुल नहीं। हालांकि, उसके सामने जो कुछ भी घटित हुआ, उसके लिए और क्या स्पष्टीकरण था? रोशनी के अचानक प्रकट होने से शरण्या की योजनाएं बाधित हो गईं। यहाँ तक कि उसे बदला लेने के अपने विचार भी कुछ समय के लिए किनारे रखने पड़े। रिवर सिटी के चू परिवार को सक्सेना परिवार से पंगा लेने का कोई अधिकार नहीं था। शरण्या ने अपनी मुट्ठियां इतनी कस लीं कि उसके नाखून उसके शरीर में धंस गए। उसने अर्जुन की पीठ की ओर देखा और दांत पीस लिए। क्या रोशनी तुम्हारे बेईमान व्यवहार का कारण है? एक आदमी जो अपनी हैसियत के लिए एक औरत पर निर्भर करता है, वह मुझे और भी नीचा दिखाएगा। अध्याय 86 असली शिकारी। जब वे दोनों काफी दूर चले गए, तो रोशनी ने जल्दी से अर्जुन का हाथ छोड़ दिया। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। अर्जुन, तुमने पहले भी मेरी मदद की थी। अब जब मैंने तुम्हारी भी मदद कर दी है, तो हम बराबर हो गए हैं। रोशनी ने अपने बालों को कान के पीछे छिपाया और हंस पड़ी। वह लड़की इतनी बुरी नहीं लगती। क्या वह तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है, या वह कोई ऐसी है जिस पर तुम्हारा क्रश था? मैं पहले कभी किसी लड़के के साथ इतनी अंतरंग नहीं रही, इसलिए अगर तुम मेरी ज़रूरतें पूरी करो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और वह मुस्कुराया। आप एक आइसबर्ग अध्यक्ष हैं, इसलिए मैं वास्तव में आपके लिए प्रदान करने का जोखिम नहीं उठा सकता। हालांकि, आप इनके लिए काम करने के बारे में कैसा महसूस करते हैं? रोशनी ने उसकी बातें सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। जहां तक वह जानती थी, अर्जुन के पास एकमात्र मूल्यवान चीज वह फॉर्मूला था। क्या ये हो सकता है कि इस आदमी का कोई और काम हो? याद आया कि उस आदमी ने उसे जो कार दिया था, उसमें भी बहुत सारा पैसा था। क्या यह आदमी कोई छुपा हुआ अमीर व्यवसायी हो सकता है? जिया रुकसुक की आंखों में चमक थी और उसने कहा, अर्जुन, क्या तुम सच में मुझे काम पर रखना चाहते हो? अगर तुम मुझे काम पर रखते हो, तो तुम्हें मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि तुम्हारा व्यवसाय सक्सेना परिवार द्वारा बेरहमी से दबा दिया जाएगा। उस समय मुनाफा कमाना तो दूर, जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हुआक्सिया में कोई भी मुझे इस वजह से काम पर रखने की हिम्मत करेगा, यहाँ तक कि फ्रंट डेस्क की नौकरी के लिए भी नहीं। ये चोन सक्सेना परिवार से नहीं डरता था। मैं तुम्हें काम पर रखने से नहीं डरता, लेकिन क्या तुम मेरे लिए काम करने की हिम्मत करोगे? उसने पूछा। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है, अर्जुन ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा। रोशनी ने सीईओ की आभा वापस हासिल की और गंभीरता से पूछा, तो आपकी कंपनी कहाँ है? पंजीकृत चुकता पूंजी कितनी थी? ये किस उद्योग में काम करती है? इसके पास किस तरह के सरकारी नीति समर्थन दस्तावेज हैं? ये चोन दंग रह गया। उसने अपना सिर खुजाया और समझाया, ओह, कंपनी अभी तक स्थापित नहीं हुई है, हालांकि इसे जल्द ही स्थापित हो जाना चाहिए। हालांकि, हमने अभी तक व्यवसाय मॉडल पर फैसला नहीं किया है। रोशनी ने अर्जुन की तरफ आंखें घुमाईं। उसने अंदाजा लगाया कि अर्जुन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने उसकी मां को आधे साल का बयान दिया था। वह खुद को रोक नहीं पाए और एक लंबी सांस छोड़ी। ये सच था कि अज्ञानी निडर था। अर्जुन को नहीं पता था कि सक्सेना परिवार कितना भयानक था। यहाँ तक कि अगर हुआक्सिया के कुछ अमीर व्यापारी उन्हें अपनी कंपनी सौंप भी देते, तो भी वित्तीय दृष्टि से सक्सेना परिवार से आगे निकल पाना उनके लिए असंभव था। सतह पर हुआक्सिया के व्यवसाय ही खबरों पर हावी दिखते थे। हालांकि, बहुत कम लोग जानते थे कि वास्तव में भयावह चरित्र विशाल पारिवारिक निगमों के प्रभारी थे। ये चोन इन निगमों के सामने बहुत तुच्छ था, इतना तुच्छ कि कोई भी उसकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाता था। उनका तथाकथित अर्धवार्षिक वक्तव्य ईंट की दीवार पर अपना सिर पटकने के बराबर था। वह अपनी ताकत को ज्यादा आंक रहे थे। चलो अपार्टमेंट में वापस चलते हैं। रोशनी की आवाज थकी हुई और निराश लग रही थी। वह ये चोन द्वारा उसके लिए किए गए हर काम के लिए आभारी थी, लेकिन उसे वास्तविकता का सामना भी करना पड़ा। वास्तविकता ये थी कि बहुत जल्द ही वह सक्सेना परिवार के घर लौट आएगी और अर्जुन उसकी जिंदगी में एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाएगा।
उसी समय एक आलीशान विला के अंदर जिया रुकसुक की मां सोफे पर झुकी हुई थी। उसका शरीर सुडौल था और समय ने उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं छोड़ा था। उसने अपने दाहिने हाथ में रेड वाइन का गिलास पकड़ा और उसका स्वाद लिया, लेकिन रेड वाइन उसके दिल के गुस्से को शांत नहीं कर पाए। जब उसने सोचा कि उसकी प्यारी बेटी उस आदमी के साथ है, तो उसे लगा कि सक्सेना परिवार का कुलीन खून अशुद्धियों से दूषित हो गया है। उसे इससे बहुत घृणा हुई। उसके हाथ में रखा शराब का गिलास जमीन पर टूट गया। कुछ ही सेकंड बाद सूट पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हाथ में एक दस्तावेज लेकर अंदर आया। उसने फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों पर नजर डाली और सावधानी से रोशनी की मां के पास गया। उसने दोनों हाथ फैलाकर दस्तावेज उसे थमा दिया। मैडम, यही वो जानकारी है जो आप चाहती थीं। जिया रुकसुच की मां ने उसके हाथ से दस्तावेज नहीं लिया और सीधे पूछा, मैं सिर्फ 2 सवालों का जवाब जानना चाहती हूँ। पहला, क्या रुकसुच गर्भवती है, और दूसरा, वह बेचारा बच्चा कहाँ से आया। अधेड़ उम्र के आदमी का शरीर कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैडम इतनी नाराज होंगी। जवाब देने से पहले वह कुछ देर झिझका। मैडम, मेरी जांच के अनुसार समय सीमा और युवा मिस की नियमित शारीरिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर उसे गर्भवती नहीं होना चाहिए। हालांकि जिया रुकसुक की मां वाक्य का पहला भाग सुनने के बाद भी थोड़ी खुश थी, लेकिन जब उसने हालांकि शब्द सुना तो उसका चेहरा बदल गया। साफ साफ बोलो। हालांकि उस दिन युवा मिस विला से शराब पीने के लिए बाहर गई थी और बाद में उसे सान्या नाम की एक महिला ने उठा लिया। सान्या के घर में एक और लड़का रहता है जिसके बारे में आपने मुझसे जांच करने के लिए कहा था। निगरानी फुटेज और सामग्री के अनुसार हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि उनके बीच यौन संबंध थे। जहां तक उसके गर्भवती होने का सवाल है, हमें अभी भी जांच करनी होगी। जिया रुकसुक की मां ने तुरंत रेड वाइन की पूरी बोतल जमीन पर फेंक दी। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं। अगर उस बदमाश ने वाकई रुकसुक को अपवित्र किया है तो मैं उसे मरवा दूंगी। मुझे उस लड़के की पृष्ठभूमि के बारे में बताओ। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया। इस बच्चे की पृष्ठभूमि कुछ अजीब है। मैं अपने तरीकों से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं पा सकता। ऐसा लगता है जैसे वह हवा से प्रकट हो गया हो। रोशनी की मां की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। ये कैसे संभव है? जब आपके पास इतना नेटवर्क है तो सेना भी कुछ नहीं छिपा पाएगी। कोई जानकारी कैसे नहीं हो सकती? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बताया, इस व्यक्ति की जानकारी जानबूझकर छिपाई गई होगी। हालांकि मेरे अनुमान के अनुसार यह अर्जुन संभवतः मल्होत्रा परिवार का युवा स्वामी है, जो 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में नष्ट हो गया था। ये व्यक्ति 5 साल तक गायब रहा। उन 5 सालों के दौरान उसके बारे में कोई निगरानी फुटेज या जानकारी नहीं मिली। ऐसा लगता है जैसे वह दुनिया से गायब हो गया है। मुझे नहीं पता कि वह अचानक 5 साल बाद फिर से क्यों प्रकट हो गया। रोशनी की मां गहरी सोच में पड़ गई। हालांकि 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में हुई घटना रिवर सिटी में हुई थी, लेकिन इसने जियांगन प्रांत के उच्च वर्ग को हिलाकर रख दिया था। आखिरकार मल्होत्रा परिवार ने राजधानी के एक बड़े शख्स को नाराज कर दिया था। इस घटना के कारण ही उसे मल्होत्रा परिवार के बारे में पता चला था। यह एक छोटा सा परिवार था जो बहुत कमजोर स्थिति में था और जिसकी हालत बहुत खराब थी। उनके पास एक भी प्राचीन मार्शल आर्ट विशेषज्ञ नहीं था। उनके पास सिर्फ एक कंपनी थी जिसका नाम था हेवनली जस्टिस ग्रुप। हालांकि अगर अर्जुन वाकई मल्होत्रा परिवार से आते भी हैं तो क्या हुआ? अपने माता पिता को खोने के बाद उनके पास एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सकें। वह संभवतः सक्सेना परिवार की अच्छी छवि बनाने की कोशिश कर रहा था और अपने माता पिता से बदला लेने के लिए सक्सेना परिवार की स्थिति और शक्ति का उपयोग करना चाहता था। कितना हास्यास्पद विचार है। कितनी अच्छी योजना है। रोशनी की मां विला की खिड़की के पास चली गई जहां से बाहर रिवर सिटी का नजारा दिख रहा था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, उस कूड़े के टुकड़े का पूरा परिवार पहले ही खत्म हो चुका है, फिर भी उसने मेरे सामने ऐसे साहसिक शब्द कहने की हिम्मत की। आधे साल में वह मेरे सक्सेना परिवार को अप्राप्य शब्द का अर्थ समझाएगा। अज्ञानी बदमाश, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम आधे साल में किस तरह की लहरें पैदा कर सकते हो। शाम को ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट परिसर में अर्जुन को लगा कि अपार्टमेंट में थोड़ी भीड़ हो गई है। हालांकि उसके साथ 2 खूबसूरत महिलाएं थीं, फिर भी ये थोड़ा परेशान करने वाला था। कई बार ऐसा हुआ कि जब वह शौचालय गया तो दरवाज़ा बंद करना भूल गया। उसने अभी अपनी पैंट उतारी ही थी कि रोशनी अंदर घुस आए। वह जल्दी ही चीखती हुई बाहर भागी। हालांकि 2 सुंदरियों के साथ रहना बुरा नहीं था। सान्या का फिगर सेक्सी था, जबकि जिया रुकसुक का चेहरा और स्वभाव आकर्षक था। हर दिन उन दोनों को देखना एक खुशी थी। रात के खाने के बाद दोनों लड़कियां कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए नीचे सुपरमार्केट में चली गईं। अर्जुन बालकनी में गया और राजवीर राणा को फ़ोन किया। उसने राजवीर राणा को हेवनली जस्टिस ग्रुप के बारे में बताया और उसे रजत शेनॉय से संपर्क करने के लिए किसी को भेजने के लिए कहा।
इसके बाद उन्होंने भव्या सिंह से संपर्क करने का फैसला किया, लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि उनके पास उनका नंबर नहीं है। शायद उन्हें राजवीर राणा से पूछना चाहिए। आखिरकार वे भव्या सिंह को ज्यादा जानते नहीं थे और हो सकता है कि वह उनके अनुरोध पर सहमत न हो। ये चोन ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। जैसे ही वह बालकनी से बाहर निकलने वाला था, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी ठंडी निगाहें उसके सामने वाली इमारत की छत की ओर मुड़ गईं। कोई सचमुच उस पर जासूसी कर रहा था। ये चोन ने पलटकर लाइटें बंद कर दी और अंधेरे में गायब हो गया। तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहते हो, मुझे शिकार समझना चाहते हो। मैं अर्जुन तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि असली शिकारी कौन है। अध्याय 87। मुझे खेद है, मैंने आपके बारे में कभी नहीं सुना। जियांगडू बिल्डिंग की छत पर एक मोटे आदमी ने अपने हाथ से दूरबीन नीचे रख दी। उस आदमी के बाल छोटे थे और उसकी आंखें भेड़िए की तरह तीखी थीं। वह ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट से कृतिका था और ड्रैगन सोल योद्धा वुल्फ था जिसने कई भूमिगत संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय दुश्मन ताकतों को आतंकित किया था। कृतिका दोपहर में विमान से उतरी ही थी। भव्य सिंह उसे खाना खिलाना चाहता था, लेकिन उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। वह खुद देखना चाहता था कि अर्जुन कैसा इंसान है। भव्या सिंह के 2 वीडियो के आधार पर यह व्यक्ति बेहद खतरनाक था और उसे मार्शल आर्ट विशेषज्ञ होना चाहिए था। हालांकि लंबे समय तक निरीक्षण के बाद भी उन्हें इस बच्चे के बारे में कुछ भी विशेष नहीं मिला। अंत में उसने पूरी रात अर्जुन को डाइनिंग टेबल से सब्जियां चुराते देखा था। अरे यार, एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि अर्जुन को भीड़ में रखा जाए तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने उसका गलत अनुमान लगाया हो? कृतिका ने खुद से कहा। उसने जमीन से एक बक्सा उठाया और जाने ही वाला था कि अचानक उसे एक हत्या के इरादे का आभास हुआ। उसने देखा कि एक जोड़ी हाथ छत पर रेलिंग को पकड़ रहे हैं। रेलिंग तुरंत टूट गई और एक आकृति ऊपर उछली। ये स्पष्ट था कि यह व्यक्ति लगभग 80 मीटर ऊंची इमारत पर चढ़ गया था। यह एक विशेषज्ञ था। अगले ही पल काली छाया ने आगे बढ़ते हुए एक छवि छोड़ी। फिर उसने अपने चारों ओर हवा का झोंका महसूस किया और देखा कि वह आकृति अचानक उसके सामने आ गई। एक भयानक आभा उसके ऊपर छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास का माहौल बदल गया हो। कृतिका ने उस आकृति की हत्या करने की ठंडी मंशा को भांप लिया और जल्दी से एक मुक्का मारा। टकराना। कृतिका को अपने किए पर पछतावा हुआ, क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत ज्यादा थी। दूसरे पक्ष के हमले में लगभग 1000 पाउंड का बल था। अरे, वह किस तरह के राक्षस का सामना कर रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी भयानक ताकत ने उसके हाथ को कुचल दिया हो। झटके से उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया था और उसके अंदरूनी अंग कांप उठे थे। बहुत मजबूत। वह हिचकिचाहट बर्दाश्त नहीं कर सका। वह आकृति हवा में घूमी और चाबुक जैसी लात मारी। अगर ये लात जमीन पर लगी तो निस्संदेह उसकी मौत हो जाएगी। कृतिका का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाया और 3 मीटर ऊंची छलांग लगाए। उसने हमले को चकमा दिया। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। चाबुक जैसी लात फिर भी बेरहमी से पड़ी और छत के कंक्रीट के फर्श पर एक बड़ा छेद हो गया। दूसरे पक्ष की लात ने वास्तव में फर्श में एक बड़ा छेद कर दिया था। ये व्यक्ति मार्शल आर्ट का ग्रैंड मास्टर था। वह कोई साधारण ग्रैंड मास्टर भी नहीं थे। कृतिका की आंखें चौड़ी हो गईं। रिवर सिटी में ऐसा विशेषज्ञ कब आया? उसका शरीर जमीन पर स्थिर होकर गिरा और अंततः उसे अपने हमलावर की स्पष्ट झलक दिख गई। अर्जुन। ये वास्तव में अर्जुन था। क्या उसे अपार्टमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए था? वह यहाँ कैसे था? दूरबीन नीचे रखे हुए उसे सिर्फ 30 सेकंड ही हुए थे। क्या यह आदमी उड़ सकता है? अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला व्यक्ति उसकी लात से बच पाएगा। किसी कारण से इस व्यक्ति ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह रिवर सिटी में अब तक मिले किसी भी अन्य विशेषज्ञ से ज्यादा खतरनाक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष कौन था या उस पर जासूसी करने का कारण क्या था, उन्हें मरना ही था। अर्जुन ने चलते समय एक छवि छोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ आसपास की हवा को चीर रहा हो, जिससे ध्वनि धमाके पैदा हो रहे हों। इससे पहले कि वह जमीन पर उतरे, कृतिका को उसके साथ आई क्यूई से दर्द महसूस हुआ। कृतिका को अच्छी तरह पता था कि अगर यह मुक्का उसके शरीर पर लगा तो क्या होगा। उसने बालकनी की रेलिंग पर पैर रखा और कलाबाजी की। उसके पैरों में क्यूई का विस्फोट हुआ और वे अर्जुन की मुट्ठी की ओर बढ़े। टकराना। दोनों सेनाएं अचानक टकराईं और छत हिल गई। टक्कर से धूल का एक बादल उठा, जिससे उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। कृतिका को लगा कि उस पर कोई जोरदार धमाका हुआ है। उसका शरीर तुरंत उड़ गया और वह लगभग जियांगडू इमारत से नीचे गिर गया। सौभाग्य से जब उसका शरीर पीछे की ओर उड़ रहा था तो उसने रेलिंग पकड़ ली थी और अपने शरीर पर पड़ने वाले बल को बेअसर कर दिया था। वह बीच हवा में घूम गया और अर्जुन के पीछे आ गया। स्वाभाविक रूप से वह ऐसा अवसर नहीं चूकना चाहता था। चिल्लाते हुए उसने एक जोरदार मुक्का मारा, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्यूई थी।
उसके मुंह से ध्वनि विस्फोट भी उत्पन्न हुआ। उन्होंने बहुत समय से ऐसे किसी विशेषज्ञ का सामना नहीं किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें जी जान से लड़ना पड़ा। टकराना। हालांकि इससे पहले कि उनकी मुठ्ठियां अर्जुन के शरीर पर पड़ती, उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अर्जुन के पीछे एक अदृश्य अवरोध प्रकट हो गया था। उसका हमला अवरोधक से टकराया और उस पर बहुत जोरदार प्रहार हुआ, जिससे उसे 3 कदम पीछे हटना पड़ा। ये था। कृतिका की आंखें भय से भर गईं। उसने वास्तव में एक बहुत बड़ा रहस्य खोज लिया था। अर्जुन कोई प्राचीन योद्धकला का अभ्यासी नहीं था, वह तो एक साधक था। अचानक उसे एहसास हुआ कि अर्जुन गायब हो गया है। इसके तुरंत बाद एक हिंसक बल ने उसे बगल से मारा। आसपास की हवा में कंपन हुआ और गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। कितनी तीव्र गति की तकनीक है! वह इस हमले से बच नहीं सका। टकराना। कृतिका को अपने शरीर में एक शक्तिशाली बल महसूस हुआ और उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। इतना ही नहीं, उसका पूरा शरीर उड़कर दीवार से टकरा गया। साथ ही मुंह से खून की धार बह निकली। वह अर्जुन को नहीं हरा सका। चकित होकर कृतिका ने अपने सामने एक काली छाया को आते देखा। अर्जुन का दबाव बहुत ज्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता नश्वर संसार में उतर आया हो। टकराना। एक बड़े पैर ने उसकी छाती पर कदम रखा, जिससे उसे बहुत घुटन महसूस हुई। तुम कौन हो और मुझ पर जासूसी क्यों कर रहे हो? तुम्हें किसने भेजा है? चू परिवार ने या सक्सेना परिवार ने? बोलो। अर्जुन की आवाज बेहद ठंडी थी, जो पूरी छत पर गूंज रही थी। इस समय कृतिका को ऐसा लगा जैसे वह बेहोश होने वाला है और उसका दिल डर से भर गया। उन 5 वर्षों के दौरान जब अर्जुन गायब हो गया था, वह कहाँ गया था? वह साधना के मार्ग पर कैसे आए? उसने स्पष्टतः साधना का सर्वोत्तम समय खो दिया था, तो फिर वह इतनी शक्ति का प्रदर्शन कैसे कर सकता था? यदि इस व्यक्ति को ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट में भर्ती किया जाता, तो किसी भी ऑपरेशन से उनकी टीम को होने वाली क्षति कम से कम हो जाती। आज अर्जुन की विस्फोटक शक्ति के आधार पर वह अकेले ही देश एम के 1 दर्जन से अधिक विशेष बल सैनिकों के बराबर था। कृतिका का दिल उथल पुथल हो गया। ऐसा विशेषज्ञ हुआक्सिया मार्शल आर्ट रैंकिंग में भी प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा इस व्यक्ति की प्रतिभा अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं हुई थी। अगर उसे अब हुआक्सिया के किसी भी परिवार द्वारा भर्ती किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से हुआक्सिया के राजनीतिक परिदृश्य को बदल देगा। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी तेज हवा का झोंका आया। एक हवा का झोंका निकला जो उसके महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साध रहा था। वूश! अरे यार, यह आदमी सचमुच उसे चुप कराना चाहता था। मैं तो बस तुम्हें देखने आया था। क्या तुम्हें इतना गंभीर होना था? कृतिका का शरीर एक ओर मुड़ गया। हवा का ब्लेड उसके कान से 1 इंच दूर जाकर जमीन पर गिरा, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। इस समय वह किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटा हरा पहचान पत्र निकाला और उसे फेंक दिया। भाई, ऐसा मत करो। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, सच में नहीं। जब तुम दस्तावेज देखोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। कृतिका ने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया था। यदि अंतर्राष्ट्रीय हत्यारा संगठनों को पता चल जाता कि ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट के प्रसिद्ध कप्तान ने एक युवक के सामने हार स्वीकार कर ली है, तो वे निश्चित रूप से बुरी तरह डर जाते। असलियत तो ये थी कि कृतिका के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उसका मालिक भी यहाँ होता, तो भी नतीजा वही होता, क्योंकि वे दोनों एक ही वजन वर्ग में नहीं थे। अर्जुन ने दस्तावेज पर नजर डाली और जोर से पढ़ा, ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट की कप्तान कृतिका। हाँ हाँ हाँ, अब आप मुझे जाने दे सकते हैं, है न? कृतिका ने राहत की लंबी सांस ली। अर्जुन ने ठंडी सांस ली और दस्तावेज फेंक दिया। उसके हाथ में सच्ची क्यूई इकट्ठी हो गई और एक हत्या का इरादा भड़क उठा। उसने कृतिका की ओर उंगली उठाई। मुझे खेद है, मैंने आपके बारे में पहले कभी नहीं सुना। उसकी हत्या की मंशा को भांपकर कृतिका हैरान रह गई। इस आदमी ने ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट के बारे में भी क्यों नहीं सुना था? भाड़ में जाओ। उन्होंने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चिल्लाकर कहा, भव्य सिंह, मैं भव्य सिंह को जानता हूँ। डिंग! उंगली कृतिका की भौहों के बीच जाकर रुक गई। शक्तिशाली बल के कारण उसके माथे से खून की धार बहने लगी। कृतिका ने राहत की सांस ली, मानो उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। अरे, इस दिन और उम्र में जूनियर बहन का नाम वास्तव में ड्रैगन सोल से अधिक उपयोगी है। क्या बकवास है। अध्याय 88 डील। अर्जुन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने कृतिका की तरफ देखा और पूछा, तुम भव्या सिंह को जानती हो? क्या उसने तुम्हें आने के लिए कहा था? अगर भव्य सिंह ने इस आदमी को जासूसी करने के लिए भेजा होता तो न सिर्फ सामने वाले की मौत होती, बल्कि भव्य सिंह को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती। कृतिका ने अपना सिर हिलाया और उठ बैठी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी पसलियां टूट गई थीं। अरे, ये बच्चा इतना क्रूर क्यों है? ये दुख की बात होगी यदि वह ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट में शामिल नहीं हुआ। उसने अर्जुन की ओर देखा और समझाया, मेरे यहाँ होने का उससे कोई लेना देना नहीं है।
उसने मुझे 2 वीडियो भेजे हैं, एक भोज का था और दूसरा परित्यक्त फैक्ट्री का। मैंने वीडियो में तुम्हारी कीमत देखी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। मेरी कीमत? ये चोन ने ठंडी सांस ली। यही कारण है कि तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। मेरी डिक्शनरी में जो कोई भी अंधेरे में छिपता है वह मेरा दुश्मन है। ये देखकर कि ये चोन फिर से हमला करने वाला था, कृतिका पागल होने वाली थी। ऐसे मत बनो, तुम पर इस तरह नजर रखना मेरी गलती थी। कृतिका और क्या कर सकता था? वह केवल अर्जुन के आगे झुक सकता था। मैं ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट के सम्मान की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। भविष्य में यदि तुम्हारे पास कोई समस्या है जिसे तुम हल नहीं कर सकते, तो मैं देश की शक्ति का उपयोग करके तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। वर्तमान में स्वर्गीय न्याय समूह को विकसित होने के लिए एक सरकारी बल के समर्थन की आवश्यकता थी। भव्य सिंह पहली पसंद थे, लेकिन अब जब ये लड़का उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था तो चीजें और भी बेहतर हो गईं। ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट। दूसरे पक्ष की मार्शल आर्ट क्षमता को देखते हुए कृतिका को निश्चित रूप से कम नहीं आंका जा सकता। संभवतः ये कमांडो इकाई हुआक्सिया की रहस्यमयी ताकतों में से एक थी और इसकी शक्ति उसकी कल्पना से भी अधिक हो सकती थी। ये सौदा घाटे का नहीं होगा। अर्जुन ने कृतिका की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, हुआक्सिया में ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट की स्थिति क्या है? कृतिका के चेहरे पर खुशी के भाव थे। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा पक्ष ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट में शामिल होना चाहता था? ये बहुत बढ़िया बात थी। ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट को नए खून की जरूरत थी। अगर ये चोन शामिल होता तो वह कप्तान के रूप में अपना पद छोड़ने को भी तैयार था। बिना किसी हिचकिचाहट के कृतिका ने गर्व से कहा, ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट हुआक्सिया की तीसरी यूनिट है जिसे देश और विदेश में छिपी ताकतों से निपटने का काम सौंपा गया है। हम जमीन, समुद्र और हवा में भी विशेष ऑपरेशन करते हैं। स्थिति के मामले में हमें प्रधानमंत्री और हमारे उच्च अधिकारियों के अलावा किसी के आदेश सुनने की जरूरत नहीं है। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट इतनी शक्तिशाली होगी। हालांकि चूंकि यह सिर्फ तीसरी यूनिट थी, इसलिए इससे भी ज्यादा शक्तिशाली अस्तित्व होना चाहिए था। हालांकि अभी के लिए ड्रैगन सोल कमांडो इकाई स्वर्गीय न्याय समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। तुम्हें मुझ पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट रिवर्सिटी की किसी कंपनी के साथ संबंध बनाने को तैयार है, तब तक हम इसे बराबरी पर ही रखेंगे, अर्जुन ने कहा। ये सुनकर कृतिका को समझ में आ गया कि अर्जुन का क्या मतलब था। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। ये बच्चा क्या सोच रहा था? रिवर सिटी में एक कंपनी के लिए ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट को एक सुरक्षात्मक ताबीज के रूप में इस्तेमाल करना, क्या यह उनकी क्षमता की बर्बादी नहीं थी? इसके अलावा ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट की स्थापना के बाद से ऐसा कोई उदाहरण कभी नहीं था। ऐसी शक्तिशाली छिपी हुई शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ एक छोटी सी कंपनी के लिए सुरक्षा कवच के रूप में किया जा रहा था। अगर यह बात बाहर आ गई तो बहुत से लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। क्या आपको यकीन है? मुझे यकीन है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस कंपनी के बारे में तुम बात कर रहे हो वह तुम्हारे पिता का हेवनली जस्टिस ग्रुप होना चाहिए, है न? कृतिका ने एक पल सोचने के बाद कहा। उसके पास जो जानकारी थी उसके अनुसार किंगही ग्रुप के झेंग जिंगमिंग और कियाओ झेंगहू की मौत यह साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि अर्जुन अपने पिता का व्यवसाय वापस लेना चाहता था। हाँ, अर्जुन को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि दूसरे पक्ष को इस मामले के बारे में पता था। चूंकि दूसरा पक्ष उस पर नजर रख रहा था, इसलिए उसे पहले से ही कुछ जानकारी मिल गई होगी। आखिरकार किसी देश की शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। मैं इस मामले पर निर्णय नहीं ले सकता। आखिरकार हमारी यूनिट की प्रकृति थोड़ी खास है। हालांकि मैं अपने वरिष्ठ से संपर्क करने में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। यदि उच्च अधिकारी सहमत नहीं होते हैं तो मैं इस मामले से निपटने में आपकी मदद करने के लिए अन्य तरीकों के बारे में सोचूंगा। कृतिका का यही रुख था। चाहे कुछ भी हो, उसे अर्जुन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने थे। शायद पर्याप्त लाभ से प्रेरित होकर दूसरा पक्ष ड्रैगन सोल कमांडो इकाई में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन ने सिर हिलाया और अपनी जेब से एक अजीब सी दिखने वाली औषधीय गोली निकाली। यह एक औषधीय गोली थी जिसे उसने कुछ दिन पहले ही परिष्कृत किया था। शंकर बंसल की नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली है और वह अपने लिए एक कड़ाही पाने के लिए कुछ हद तक बेताब थे। इसे खा लो, उसने गोली कृतिका की ओर फेंकते हुए कहा। तुम्हारी चोटें ठीक हो जाएंगी। कृतिका ने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा लिया था कि उसके हाथ में क्या है। औषधीय गोली। उसने कुछ तथाकथित औषधीय गोलियां ली थीं। हालांकि वे उसकी चोटों के लिए मददगार थीं, लेकिन वे उतनी प्रभावी नहीं थीं जितनी कि किंवदंतियों में कहा गया था। जहां तक उसके सामने पड़ी इस चीज का प्रश्न है, जो देखने में किसी औषधीय गोली जैसी भी नहीं थी, उसके प्रति उसका रवैया और भी अधिक संदिग्ध था। क्या इस चीज को खाया भी जा सकता है? क्या इससे उसकी मौत हो जाएगी?
उसने अर्जुन की ओर देखा और असहाय होकर उसे निगल लिया। वह इसे अपने सामने खड़े बच्चे के साथ व्यवहार करने जैसा ही समझेगा। मेरा काम हो गया, क्या मुझे? उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई। अचानक उसे अपने शरीर से एक तीव्र औषधीय सुगंध फैलती हुई महसूस हुई। तभी उसके शरीर में एक गर्म धारा प्रवाहित हुई और वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसका घायल शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। ये कैसे संभव हुआ? यद्यपि कृतिका बचपन से ही प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही थी, लेकिन वह विज्ञान के अस्तित्व में विश्वास करती थी। हालांकि उनके सामने जो कुछ भी था उसे विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सका। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी हड्डियां धीरे धीरे अपनी स्थिति को पुनः समायोजित कर रही थीं। उसका हाथ, जो लगभग सारी संवेदना खो चुका था, अब फिर से चलने लगा। अर्जुन की ओर देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जो थोड़ी ही दूर पर खड़ा था। अचानक उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। उसने जो चीज खाई थी वह वास्तव में एक औषधीय गोली थी। किंवदंतियों से औषधीय गोली। अरे, ये बच्चा कहाँ से आया? वह न केवल एक साधक था, बल्कि उसके पास एक जादुई गोली भी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यक्ति ने इसे अपनी जेब से बहुत ही लापरवाही से निकाला था। क्या ये हो सकता है कि इस आदमी के पास अभी और भी कुछ हो? कृतिका अब शांत नहीं रह सकती थी। अगर देश इस गोली का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके तो हुआक्सिया की सेना अजेय हो जाएगी। उसकी सांसें और भी तेज हो गईं और उसकी जलती हुई आंखें अर्जुन को घूरने लगीं। स्वाभाविक रूप से अर्जुन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अपने हाथ में एक पवन धार निकाली और ठंडे स्वर में कहा, मुझे केवल महिलाएं पसंद हैं। अगर तुम फिर से मेरी तरफ ऐसे देखोगे तो मुझे तुम्हें फिर से घायल करने में कोई आपत्ति नहीं है। कृतिका ने जब ये सुना तो वह अजीब तरह से खांसने लगा। यह एक गलतफहमी है, एक पूरी गलतफहमी। क्या तुम्हारे पास अभी भी वह चीज बची है जो तुमने मुझे दी थी? अर्जुन की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर अजीब सी देखने वाली दवाइयां निकाली और कहा, तुम्हारा मतलब इन चीजों से है? मुट्ठी भर गोलियां देखकर कृतिका का शरीर अकड़ गया। उसने सोचा था कि सामने वाला एक गोली निकालेगा, लेकिन किसने सोचा था कि यह मुट्ठी भर होगी? वहां तो बहुत सारे लोग थे। इस दृश्य के प्रभाव ने उसकी दुनिया हिला दी। वह अवचेतन रूप से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब उसने अर्जुन को देखा तो उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। यदि वह उसे हरा नहीं सकता था तो उससे उसे छीनने का साहस कैसे कर सकता था? वह जानता था कि यह गोली क्या दर्शाती है। वे अमूल्य खजाने थे। अध्याय 89 निमंत्रण। अर्जुन ने कृतिका की आंखों में जुनून देखा और कहा, तुम्हें इस चीज में बहुत दिलचस्पी है। कृतिका ने उसकी लार निगल ली और गंभीर स्वर में बोली, अर्जुन, तुम्हारे पास इनमें से कितनी गोलियां हैं? अगर तुम हमें दे दोगे तो हम। अर्जुन ने ठंडी नाक से नाक सिकुड़ी और दूसरे पक्ष को टोक दिया। उन्हें सौंप दो, ये मेरे हैं, मैं उन्हें तुम्हें क्यों दूं? अगर तुम्हारे पीछे वाला व्यक्ति वास्तव में इन्हें चाहता है तो पहले वही करो जो तुमने मुझसे वादा किया था। उसके बाद तुम अपने पीछे निर्णय लेने वाले को मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए कह सकते हो। ये कहकर अर्जुन नीचे की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर चला गया। अर्जुन को जाते हुए देखकर कृतिका थोड़ी असहाय महसूस कर रही थी। वह चाहते थे कि यूनिट के पीछे निर्णय लेने वाला व्यक्ति उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करे। वह अपने आप को क्या समझता था? उसे क्या अधिकार था कि वह उस व्यक्ति को उससे बात करने के लिए प्रेरित करे? अर्जुन तो बहुत अहंकारी था। जब वह मुख्य द्वार पर पहुंचा तो अचानक अर्जुन को कुछ याद आया और वह वहीं रुक गया। याद रखना, मैं फिर से जासूसी नहीं करवाना चाहता। अगर दूसरी बार ऐसा हुआ तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। यह एक धमकी थी, एक खुली धमकी। यदि कोई और स्थिति होती तो कृतिका बहुत पहले ही हमला कर चुकी होती। हालांकि वह केवल वहीं खड़े होकर अर्जुन को देखकर कड़वी मुस्कान दे सकते थे। रिवर सिटी ने ऐसे व्यक्ति को कैसे जन्म दिया? जब अर्जुन ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट परिसर में वापस लौटा तो उसने पाया कि रोशनी और सान्या पहले ही सुपरमार्केट से ढेर सारे स्नैक्स और सामग्री लेकर लौट चुकी थीं। उसने दोनों लड़कियों को देखकर मुस्कुराया और आश्चर्य से पूछा, मुझे लगा कि लड़कियां नाश्ता नहीं खातीं। क्या तुम्हें मोटा होने का डर नहीं है? रोशनी ने अर्जुन की तरफ देखा और प्यार से सान्या का हाथ थाम लिया। सान्या और मैं ऐसे लोग हैं जो चाहे जितना भी खा लें, वजन नहीं बढ़ाएंगे। क्या अब तुम आश्वस्त हो? अर्जुन को एहसास हुआ कि दोनों महिलाओं के बीच किसी प्रकार का घनिष्ठ संबंध बन गया है। मित्र वही जो मुसीबत में काम आए वाली कहावत शायद इस मामले में सच साबित हुई। वैसे ये भी अच्छा था। रोशनी पहले मैग्निफिसेंट ग्रुप की अध्यक्ष रह चुकी थी और सक्सेना परिवार की सबसे बड़ी बेटी भी थी। उसे ऊंचे और शक्तिशाली होने की आदत थी। अगर वह सान्या के साथ ज्यादा समय बिताती तो उसका व्यक्तित्व बेहतर हो जाता। हालांकि वह थोड़ा उत्सुक था। क्या दो बेमिसाल सुंदरियों के बीच कुछ होगा जब वे एक साथ सोती हैं? शाम के 8 बजे बाथरूम में रोशनी और सान्या ने कब्जा कर लिया था। अर्जुन के पास अपने कमरे में वापस आकर साधना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
पिछले कुछ दिनों से जब भी उसे समय मिलता वह टॉमसन रेजिडेंस के पेंट हाउस यूनिट में औषधीय स्नान करने और औषधीय क्यूई को अवशोषित करने चला जाता। अपनी साधना के साथ साथ उसकी ताकत भी काफी बढ़ गई थी। वह ये नहीं जानता था कि क्या ये काले पत्थर के अंदर मौजूद उस चीज को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त था। अर्जुन ने वह काला पत्थर निकाला जो उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। जैसे ही उसने इसे अपने हाथ में पकड़ा, एक चमत्कार हुआ। इस बार अस्वीकृति का कोई भाव नहीं था। वह इन 100 कब्रों के चारों ओर के वीरान वातावरण को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। क्या यह मेरी हाल ही में बढ़ी हुई ताकत के कारण हो सकता है? अर्जुन ने यह भी देखा कि इस तथाकथित संसार कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के पत्थर पर पहले से ही शब्दों की एक पंक्ति दिखाई दे रही थी। फी फिस्ट संप्रदाय के लुओ यूनतियान। अपनी पिछली यात्रा के दौरान उसने जो आवाज सुनी थी उसके अनुसार जब तक उसकी शक्ति सीमा तक पहुंचती है वह एक विशेषज्ञ के जुनून को ट्रिगर करने और हल करने में सक्षम होगा। दुर्भाग्यवश इसे केवल एक बार ही सक्रिय किया जा सका। उस एक बार के बाद कब्र का पत्थर टूट जाएगा और वह विशेषज्ञ भी पुनर्जन्म के मार्ग पर कदम बढ़ा देगा। उस समय विशेषज्ञ का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। हालांकि अर्जुन को पहले से ही पता नहीं था कि समाधि के पत्थर को कैसे सक्रिय किया जाए। उसने कई बार कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। असहाय होकर वह केवल काले पत्थर को दूर रख सका और साधना जारी रख सका। उसके बाद के दिन मूलतः नीरसता से गुजरे। हर दिन 2 सुंदरियों के साथ रहना बिल्कुल भी बुरा नहीं था। अर्जुन कभी कभी रजत शेनॉय की प्रगति के बारे में पूछने के लिए फोन करता था। रजत शेनॉय का अब किंगज समूह पर पूरा नियंत्रण था और उसने वहां के सभी कर्मचारियों को बदल दिया था। उन्होंने नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन के कुछ विशिष्ट लोगों को भी स्थानांतरित कर दिया था, जिससे स्पष्टतः कंपनी को कुछ बड़े बदलावों के लिए तैयार किया जा सके। फिलहाल वह समूह के नए नाम का प्रचार कर रहे हैं और परसों सुबह फीता काटने की रस्म होगी। तब तक रिवर सिटी के सभी लोगों को पता चल जाएगा कि स्वर्गीय न्याय समूह वापस आ गया है। अर्जुन रजत शेनॉय की कार्यकुशलता से बहुत संतुष्ट थे। वह बड़े दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि 2 चीजें थीं जिनसे अर्जुन नाखुश थे। पहली बात तो ये थी कि उस दिन के बाद से कृतिका ने उससे संपर्क नहीं किया था, जबकि उसने कहा था कि वह इस मामले की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट का कप्तान भाग गया हो? दूसरी बात यह है कि नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली थी, तो जू रोंडो ने उसे अभी तक तारीख के बारे में क्यों नहीं बताया? आखिरकार उसकी वर्तमान साधना गति बहुत धीमी थी, इसलिए उसे तत्काल एक गोली की कड़ाही की आवश्यकता थी। वह ये सोच ही रहा था कि तभी अर्जुन ने दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि जू रोंडो को बहुत पसीना आ रहा है। अर्जुन, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया, जू रोंडो ने उत्साह से कहा। मैं आज सुबह टॉमसन रेजिडेंस में आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आप नहीं आए। मुझे किसी तरह से इस जगह को खोजना था। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि उस समय उसके पास मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए उसने नीलामी से पहले उसे ढूंढने के लिए कहा था। चूंकि वह ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रह रहा था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि दूसरी पार्टी उसे ढूंढ ना पाए। बड़े जू, मैं आपको परेशानी में डालने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया अंदर आएं और बैठ जाएं, अर्जुन ने कहा। शंकर बंसल ने सिर हिलाया जैसे खड़खड़ाहट हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर अर्जुन। मेरे परिवार में हाल ही में कुछ हुआ है और मुझे इस मामले को संभालना है। यह नीलामी का निमंत्रण है। आप इसे लेकर नीलामी में शामिल हो सकते हैं। इस पर पता और समय भी लिखा हुआ है। नीलामी दोपहर 2 बजे शुरू होगी। मैं अपनी मौजूदा स्थिति के कारण शायद न जा पाऊं, लेकिन प्रिया आपके साथ रहेगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह आभार व्यक्त करना चाहता था, लेकिन जू रोंडो जल्दी में चला गया था। ये स्पष्ट था कि बंसल परिवार में कुछ बड़ा हुआ था। वह जू रोंडो से भी पूछना चाहता था कि क्या हुआ था, ताकि वह देख सके कि क्या वह मदद कर सकता है, लेकिन वह आदमी बहुत जल्दी चला गया था। अर्जुन ने अपने हाथ में रखे निमंत्रण पत्र को देखा और उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। मुझे उम्मीद है कि मुझे इस नीलामी से वह गोली का बर्तन मिल जाएगा जिसकी मुझे जरूरत है। अध्याय 90 परेशानी पैदा नहीं करना चाहते। दोपहर 2 बजे एक टैक्सी रिवर सिटी स्थित मिलेनियम होटल के प्रवेश द्वार के सामने रुकी। कार का दरवाजा खुला और सूट पहने अर्जुन बाहर निकला। वह इतना मूर्ख नहीं था कि नीलामी में अपनी सामान्य पोशाक पहन कर जाए, अन्यथा वह जहां भी जाता लोग उसके साथ छेड़छाड़ करते। चूंकि आज मैं इसे पहन रहा हूं तो कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? अर्जुन मुख्य द्वार की ओर बढ़ा और उसने देखा कि चिंतित दिखने वाली प्रिया बंसल दरवाजे पर खड़ी थी। आज प्रिया बंसल ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे। इसके अलावा उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वे बहुत थकी हुई लग रही थीं। वह पास आया और बोला, तुम इतने परेशान क्यों हो? चलो चलें। प्रिया बंसल को होश आया और उन्होंने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर अर्जुन, आप यहाँ हैं। इस बार वह अर्जुन के प्रति अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।
आखिरकार उसके गुरु और दादा ने उसे कई बार इस बारे में याद दिलाया था। उनके लहजे से अब उसे पता चल गया था कि अर्जुन कितना भयानक था। इसके अलावा हाल ही में परिवार में इतनी सारी चीजें होने के कारण उसने धीरे धीरे खुद को संयमित करना सीख लिया था। अर्जुन और प्रिया बंसल ने अपने निमंत्रण पत्र सुरक्षा गार्डों को सौंप दिए और सफलतापूर्वक नीलामी स्थल में प्रवेश कर गए। मिलेनियम होटल आम हाई एंड होटलों से अलग था, यह एक निजी क्लब की तरह था। समग्र आंतरिक सजावट हुआक्सियन शैली की वास्तुकला से प्रेरित लगती थी, जिसमें चारों ओर फूल और बहता पानी था। इसने जगह को एक अलग रूप और अनुभव दिया। उन दोनों ने एक सोफा ढूंढा और बैठ गए। अर्जुन, अब जब हम नीलामी स्थल पर पहुंच चुके हैं तो सामाजिक मेलजोल के लिए कुछ समय आवंटित किया गया है। असली नीलामी 2 घंटे बाद ऊपर होगी। चलो यहाँ कुछ देर बैठते हैं और कुछ नाश्ता करते हैं, प्रिया बंसल ने गंभीर स्वर में कहा। अर्जुन की नज़र पूरे हॉल पर पड़ी। वहां मौजूद ज्यादातर लोग 5-6 के समूहों में इकट्ठा थे, रेड वाइन पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। पुरुष सूट और चमड़े के जूते पहने हुए थे, जबकि महिलाएं औपचारिक पोशाक पहने हुए थीं, जो काफी आकर्षक लग रही थीं। अर्जुन को कभी भी इस तरह के उच्च स्तरीय भोजों में रुचि नहीं थी। ये भी एक कारण था कि वह इतना अकेला था। प्रिया बंसल ने देखा कि माहौल थोड़ा अजीब हो गया है, इसलिए उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या आप यहाँ किसी को जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आप उनके पास जाकर बात कर सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त मौजूद हैं तो तुम उन्हें ढूंढने जा सकते हो। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसा लगा जैसे वे आराम करने की तैयारी कर रहे हों। जैसे ही प्रिया बंसल कुछ कहने वाली थी, कुछ लड़के लड़कियां शराब के गिलास थामे वहां आ गए। उनमें से एक लड़की ने तो प्रिया बंसल का हाथ पकड़ लिया और आश्चर्य से कहा, प्रिया, तुम यहाँ हो। प्रिया बंसल ने जब उस लड़की को देखा तो वह मुस्कुराने लगी। ये लड़की रिवर सिटी की मशहूर सोशल बटरफ्लाई लूसियू थी। लूसियू को उनके सामाजिक दायरे में एक सुंदर लड़की के रूप में पहचाना जाता था। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि खराब नहीं थी, वह लगभग सभी से परिचित थी और उसकी सामाजिकता उत्कृष्ट थी। मूल रूप से वह जहां भी होती, उसके चारों ओर लड़कों की भीड़ होती। लूसियू ने आज बहुत ही सावधानी से कपड़े पहने थे। ये स्पष्ट रूप से नीलामी स्थल पर अधिक युवा प्रतिभाओं को जानने की तैयारी थी। अरे, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? सही बात है, तुम्हारा बंसल परिवार अब अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। अचानक एक असमय आवाज गूंजी। प्रिया बंसल ने पीछे मुड़कर स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति पर ध्यान दिया जो बोल रहा था। लियू वेइचेंग लियू परिवार का इकलौता बेटा था। रिवर सिटी में लियू परिवार की हैसियत कम नहीं थी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अगर वे किसी मार्शल आर्ट मास्टर की भर्ती कर पाते तो वे निश्चित रूप से रिवर सिटी के शीर्ष परिवारों में से एक बन जाते। बंसल परिवार और लियू परिवार की स्थिति में बहुत अंतर था और चूंकि दोनों परिवारों के बीच व्यवसाय को लेकर अक्सर टकराव होता था, इसलिए जब भी दोनों परिवारों के सदस्य एक दूसरे से मिलते थे तो अक्सर संघर्ष छिड़ जाता था। यहाँ रिवर सिटी के उच्च स्थिति वाले परिवारों से आए कुछ युवक युवतियां भी मौजूद थे। समान आयु के होने के कारण इन लोगों ने नीलामी स्थल पर अपना छोटा सा समूह बना लिया। प्रिया बंसल ने लियू वेइचेंग को घूर कर देखा और कुछ नहीं बोली। वह बस शराब पीती रही। लूसियू ने स्वाभाविक रूप से अर्जुन को देखा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं, और उसने उत्सुकता से पूछा, प्रिया, ये कौन है? प्रिया बंसल जानती थी कि अर्जुन को परेशान होना पसंद नहीं है, इसलिए वह केवल इतना ही समझा सकी, वह हमारे बंसल परिवार का मेहमान है। उसे आज की नीलामी में दिलचस्पी है, इसलिए वह देखने आया है। वह अभी आराम कर रहा है, इसलिए उसे परेशान न किया जाए। लूसियू ने अर्जुन को दिलचस्पी से देखा। किसी कारण से उसे लगा कि वह परिचित लग रहा है, इसलिए उसने कहा, प्रिया, चूंकि वह तुम्हारा मेहमान है, इसलिए वह भी हमारे सर्कल का हिस्सा है। तो फिर, हैंडसम, क्या तुम सचमुच अपना परिचय नहीं दोगे? उसका अंतिम वाक्य स्पष्टतः अर्जुन के लिए था। लूसियू की आवाज बहुत मधुर और कोमल थी और साधारण लड़के उसकी आवाज का विरोध नहीं कर पाएंगे। जैसी कि उम्मीद थी, अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और उन्हें समूह पर घुमाया। उसके चेहरे पर उदासीनता थी। मैं आप लोगों के समूह का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, न केवल लूसियू बल्कि बाकी सभी लोग भी दंग रह गए। वे इतने लंबे समय से रिवर सिटी में थे और उन्होंने कभी इतना घमंडी व्यक्ति नहीं देखा था। लूसियू की शक्ल और फिगर रिवर सिटी में शीर्ष 10 में शुमार की जा सकती है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के इतनी खूबसूरत महिला के निमंत्रण को कैसे अस्वीकार कर सकता था? ये तो बहुत बेतुका था। क्या उन्हें लगा कि अपना परिचय देने में उन्हें काफी समय लगेगा? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे पक्ष के स्वर से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे उसका नाम जानने के भी योग्य नहीं हैं। लियू वेइचेंग जल्दी से लूसियू के सामने खड़ा हो गया और उसकी सफ़ेद बाँह पकड़ ली। उसने चिंता में पूछा, सियू, तुम इस आदमी पर ध्यान क्यों दे रही हो? वह स्पष्ट रूप से एक बेशर्म व्यक्ति है।
लू सियू ने हंसते हुए लियू वेइचेंग की पकड़ से छूटकर रेड वाइन को पकड़ने का नाटक किया। लियू वेइचेंग थोड़ा परेशान था। उसकी नज़र सीधे अर्जुन पर पड़ी और उसने ठंडे स्वर में कहा, बेटे, तुम खुद को क्या समझते हो? इसे ठीक से समझो, हम तुम्हें अपना परिचय देने के लिए कहकर तुम्हें बदनाम कर रहे हैं। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में इस बिगड़ेल युवा गुरु से बहस नहीं करना चाहता था। ऐसा करना उसके दर्जे के अनुरूप नहीं होगा। वह खड़ा हुआ, अपने हाथ जेबों में डाले और जाने के लिए मुड़ा। लियू वेइचेंग के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष ने हार मान ली थी। उसने अपनी आंख के कोने से देखा कि लू सियू उनकी दिशा में देख रहा था और दिखावा करने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर अर्जुन को पकड़ लिया, जो जाने वाला था, और चिल्लाया, तुम जाना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? तुम जा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें सियू से माफी मांगनी होगी। इस समय लियू वेइचेंग को लगा कि वह बहुत शांत है। उसने ये भी कल्पना की कि लू सियू का दिल पहले से ही प्यार से भरा हुआ है और शायद वह आज रात लू सियू को बिस्तर पर भी ला सकता है। जब प्रिया बंसल ने ये देखा तो उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वह अर्जुन के चरित्र को अच्छी तरह जानती थी, यहाँ तक कि उसके दादा को भी उसकी सेवा बड़े ध्यान से करनी पड़ती थी। लियू वेइचेंग की हैसियत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। हालांकि बंसल परिवार इस समय खतरनाक स्थिति में था। इस महत्वपूर्ण क्षण में वह निश्चित रूप से बंसल परिवार के लिए और अधिक दुश्मन बनाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। वह केवल शब्दों के जरिए उन्हें मनाने की कोशिश कर सकती थी। लियू वेइचेंग, जाने दो। मिस्टर अर्जुन ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें आप नाराज कर सकते हैं। श्री अर्जुन। रिवर सिटी में किसका उपनाम ये था? 5 साल पहले ये उपनाम वाला एकमात्र परिवार नष्ट हो गया था। इसमें डरने की क्या बात थी? लियू वेइचेंग ने व्यंग्य किया, ये कमीना कुतिया का बेटा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन ने अब और पीछे न हटने का निर्णय कर लिया। वह परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इन लोगों से घुलने मिलने से मना कर दिया। वह कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत वहां से चले जाने का निर्णय लिया। हालांकि कुछ लोगों को तो मरना ही था, इसलिए उन्हें बार बार उनका अपमान सहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगले ही पल अर्जुन के दाहिने हाथ ने लियू वेइचेंग की बांह पकड़ ली। फिर उसने जोर से दबाया। सभी ने एक दरार की आवाज सुनी। लियू वेइचेंग का हाथ टूट गया था। यह एक बेतुके कोण पर बाहर निकला हुआ था। लियू वेइचेंग को उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष ने अचानक उसका हाथ तोड़ दिया और तीव्र दर्द ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। लू सियू और अन्य लोगों ने सदमे से अपने मुंह ढक लिए। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन ने अपना दाहिना पैर उठाया और लियू वेइचेंग के शरीर पर लात मारी। टकराना। लियू वेइचेंग का शरीर जमीन पर गिर गया। उसका सिर घूम रहा था और उसका चेहरा खून से लथपथ था। तुम कमीने के बेटे। द्वितीय लियू वेइचेंग गुस्से में दहाड़ने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। तुम्हारा मुंह बहुत गंदा है। तुम्हें भविष्य में कुछ भी बोलने से बचना चाहिए। वह ठंडी आवाज लगभग मौत की सजा जैसी लग रही थी। अर्जुन ने लियू वेइचेंग की गर्दन पकड़ ली और उसका चेहरा टेम्पर्ड ग्लास टेबल पर पटक दिया। लियू वेइचेंग का मुंह पहली चीज थी जो मेज पर लगी। उसके सारे दांत टूट गए थे। उसने तो मुंह में खून भी थूक दिया। प्रिया बंसल का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने जल्दी से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और विनती की, मी अर्जुन, ऐसा मत करो। अर्जुन ने प्रिया बंसल की ओर देखा। उसकी निगाहें स्थिर थीं। यहाँ तक कि नरक का राजा भी उसे वह करने से नहीं रोक सका जो वह करना चाहता था। उसने लियू वेइचेंग को उठाया और एक बार फिर उसका चेहरा टूटी हुई कांच की मेज पर दे मारा। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। एक जोरदार धमाके के साथ टेम्पर्ड ग्लास टेबल टूट गया। अध्याय 91 बेकाबू स्थिति। इस क्षण पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अर्जुन और लियू वेइचेंग पर टिकी थीं। लियू वेइचेंग का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसका पूरा मुंह टेढ़ा था। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। वे अभी मिलेनियम होटल में थे। क्या वह यहाँ तमाशा खड़ा करके मौत को दावत नहीं दे रहा था? इतना ही नहीं, हर कोई जानता था कि इस नीलामी के पीछे का परिवार रिवर सिटी में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। क्या ये बच्चा सचमुच परिणामों से नहीं डरता था? लू सियू और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने मुंह अपने हाथों से ढक लिए। उन्हें डर था कि कहीं वे सदमे से चिल्ला ना पड़ें। पागल, यह आदमी तो बिल्कुल पागल था। उन्होंने अपने भाग्य को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपना मुंह बंद रखने का निर्णय लिया, अन्यथा उनका भी अंत लियू वेइचेंग जैसा होता। यह आदमी बहुत क्रूर था। कुछ ही देर बाद होटल के सुरक्षाकर्मियों ने शोर सुना और तुरंत वहां पहुंचे। कुल 11 लोग थे और उनमें से कुछ प्राचीन मार्शल आर्ट के अभ्यासी थे। हालांकि उनकी साधना का क्षेत्र बहुत ऊंचा नहीं था। रुको, युवा मास्टर, लियू से दूर हो जाओ और अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखकर नीचे बैठ जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। एक तेज नजर वाले सुरक्षा गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की।
अर्जुन ने जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाई। उसकी नज़र अभी भी लियू वेइचेंग पर थी और उसने व्यंग्य किया, क्या तुम अब भी आश्वस्त हो? लियू वेइचेंग ने जोर से अपना सिर हिलाया। हालांकि पिटाई से उसकी चेतना अभी भी भ्रमित थी, लेकिन उसके पास दया की भीख मांगने के लिए दिमाग की उपस्थिति थी। मैं गलत था, मुझे वे शब्द नहीं कहने चाहिए थे, मुझे माफ कर दो। वह घबरा गया था, इससे पहले उसे कभी इस तरह पीटा नहीं गया था। एक पल के लिए तो उसे ये भी लगा कि दूसरा पक्ष वहां मौजूद सभी लोगों के सामने उसे मार डालेगा। अर्जुन इस तरह के कचरे के कारण अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। वह खड़ा हुआ और लियू वेइचेंग को छोड़ दिया। उसने टेबल से एक गीला टिश्यू लिया और उससे अपने हाथ धीरे से पोंछे। बच्चे, क्या तुमने मेरी बात सुनी? हमने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। अपने हाथ सिर के पीछे करके नीचे बैठ जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। सुरक्षा गार्ड ने अपनी बात दोहराई। गार्ड को मामले की गंभीरता का एहसास था। आखिरकार लियू परिवार के युवा मालिक को उनके मिलेनियम होटल के अंदर पीटा गया था। उनका होटल भी उनके क्रोध से नहीं बच सकता था। अर्जुन ने रेड वाइन का गिलास उठाया और सोफे पर वापस चला गया। उनकी तरफ पीठ करके उसने अपने पैर क्रॉस किए और वाइन का गिलास धीरे से घुमाया। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। उन सभी के मन में इस बात को लेकर अपने अपने विचार थे कि अर्जुन इस स्थिति पर किस तरह से प्रतिक्रिया देगा। उनका मानना था कि वह या तो भाग जाएगा, आत्मसमर्पण कर देगा, या शायद खेद प्रकट करेगा। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह बच्चा अभी भी शांति से बैठकर शराब पीने के मूड में होगा। अरे, क्या ये बच्चा बेवकूफ था? क्या इस बच्चे की कोई अछूत पृष्ठभूमि थी? लू सियू गहरी सोच में पड़ गई। उसे धीरे धीरे याद आया कि प्रिया बंसल ने उस आदमी को मिस्टर अर्जुन कहा था। हालांकि रिवर सिटी में मल्होत्रा परिवार नहीं था। यहाँ तक कि ये उपनाम वाला कोई अमीर व्यक्ति भी नहीं था। 5 साल पहले जब मल्होत्रा परिवार खत्म हुआ था, तब से रिवर सिटी के सभी लोग मल्होत्रा परिवार के नाम से सावधान हो गए थे। ये उपनाम वाले कुछ लोगों ने तो रिवर सिटी छोड़कर कहीं और अवसर तलाशने का फैसला किया। लू सियू का शरीर डर से कांप उठा। वह प्रिया बंसल के पास गई और धीरे से बोली, प्रिया, यह आदमी कौन है? क्या वह लियू परिवार को भड़काकर मौत को दावत नहीं दे रहा है? उसने तुम्हारी सलाह क्यों नहीं मानी? क्या वह दूसरे शहर से है? प्रिया बंसल का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे नहीं पता था कि इस स्थिति से कैसे निपटना है। उसका पहला विकल्प अपने दादा को फ़ोन करना था, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग पाया। ऐसे में उसके पास अपने पिता को फ़ोन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिताजी, कुछ हुआ है? अर्जुन ने मिलेनियम होटल में लियू वेइचेंग को पीटा है। क्या आप अर्जुन को इस स्थिति से निपटने में मदद कर सकते हैं? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, एक ठंडी आवाज़ ने जवाब दिया, वह अर्जुन जिसका जिक्र दादाजी ने किया था। प्रिया, बंसल परिवार पहले से ही बहुत बुरी स्थिति में है, फिर हम दूसरे मामलों की परवाह कैसे कर सकते हैं? याद रखना, इसमें शामिल मत होना और बंसल परिवार के लिए और दुश्मन मत बनाना। कॉल खत्म हो गई। प्रिया बंसल ने अपने होंठ काटे, उसकी आंखें अपराधबोध से भरी हुई थीं। उसका बंसल परिवार अर्जुन की मदद नहीं कर सका। लू सियू बातचीत के कुछ अंशों को समझने में कामयाब रही। उसने असहाय भाव से अर्जुन की ओर देखा और बुदबुदाया, बंसल परिवार ने भी मदद करने से मना कर दिया। लियू परिवार के क्रोध के कारण उसकी मौत दुखद होगी, फिर भी वह शराब पीने के मूड में है। अफसोस। कुछ ही देर बाद भीड़ के पीछे से शोर सुनाई देने लगा। अर्जुन को घेरे सुरक्षा बलों ने 30 साल के एक आदमी को रास्ता दिया। वह आदमी सूट पहने हुए था और सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए था। उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था और उसकी आंखों में गर्व की झलक थी। लू सियू का दिल धड़क उठा जब उसने इस आदमी को देखा। हे झेंग, यहाँ तक कि मिलेनियम होटल के बड़े मालिक हे झेंग भी यहाँ थे। आपको ये जानना होगा कि इन प्रमुख होटलों के नेताओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनके पीछे की ताकतें बहुत शक्तिशाली थीं। हे परिवार लियू परिवार से कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उनके रिवर सिटी के भूमिगत संगठनों से संबंध थे। हे झेंग ने इतनी कम उम्र में ही पारिवारिक व्यवसाय संभाल लिया था, इसलिए कोई भी कल्पना कर सकता है कि वह कितना उत्कृष्ट व्यक्ति था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लियू वेइचेंग की माँ हे परिवार से थीं। अगर पारिवारिक रिश्तों पर नजर डाली जाए तो हे झेंग लियू वेइचेंग का चचेरा भाई था। ये खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया। लू सियू ही ऐसा सोचने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। प्रिया बंसल और वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी ऐसा ही सोचते थे। वे अर्जुन को सहानुभूति से देखते थे। हे झेंग ने अपने हाथ जेबों में डाले और बर्फीले स्वर में कहा, क्या हुआ? प्रेसिडेंट है युवा मास्टर लियू, वे एक सुरक्षा गार्ड ने झिझकते हुए समझाया। हे झेंग की नज़र तुरंत लियू वेइचेंग पर पड़ी, जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। कौन सा कमीना मेरे मिलेनियम होटल में लियू परिवार के किसी सदस्य पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है?
उसने एक कदम आगे बढ़कर लियू वेइचेंग को खड़ा होने में मदद की। उसने चिंता से पूछा, वेइचेंग, तुम्हारे साथ ये किसने किया? हे झेंग की गुस्से से भरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। लियू वेइचेंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसे जीवन रक्षक तिनका मिल गया हो। उसने जल्दी से अर्जुन की ओर इशारा किया, जिसने अपनी पीठ उनकी ओर कर रखी थी, और कांपती हुई आवाज में कहा, भाई झेंग, उसे मारने में मेरी मदद करो। मैं उसे मरवाना चाहता हूँ। उसने मेरा मुंह नष्ट कर दिया है। उसका मुंह फाड़ दो। मैं चाहता हूँ कि उसके पूरे परिवार को उसके साथ दफनाया जाए। लियू वेइचेंग के सारे दांत टूट गए थे, इसलिए उसकी बातें दबी हुई थीं। फिर भी हे झेंग ने उसे साफ सुना। हे झेंग ने लियू वेइचेंग को एक सुरक्षा गार्ड को सौंप दिया और गार्ड को निर्देश दिया, उसे अस्पताल ले जाओ। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही सुरक्षा गार्ड लियू वेइचेंग को ले जाने वाला था, उसे धक्का देकर दूर कर दिया गया। छूना नहीं मुझे। लियू वेइचेंग ने अर्जुन की तरफ देखा, जो कुछ ही दूरी पर था, एक उदास भाव से। वह इस आदमी को अपनी आंखों से मरते हुए देखना चाहता था। वह कहीं नहीं जा रहा था। हे झेंग अपने हाथों को जेबों में डाले अर्जुन की ओर चला गया। वह देखना चाहता था कि कौन सा अंधा मूर्ख उसके इलाके में घुसकर उसके चचेरे भाई को छूने की हिम्मत करता है। प्रिया बंसल ने अपने होठों को इतनी जोर से काटा कि उनमें से खून बहने लगा। स्थिति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर थी। वह पूरे समय अपने दादा को फोन करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार फोन लग ही गया। फोन के दूसरी ओर से एक थकी हुई आवाज सुनाई दी और प्रिया बंसल ने तुरंत उन्हें होटल की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उसके दादाजी की प्रतिक्रिया उसके पिता से बिल्कुल अलग थी। उसके दादाजी ने दृढ़ता से कहा, हर कीमत पर मिस्टर अर्जुन की रक्षा करो। फोन हे झेंग को दे दो। ये सुनकर प्रिया बंसल बहुत खुश हुईं। उन्होंने तुरंत ही झेंग का रास्ता रोका और फोन आगे बढ़ाते हुए कहा, आप बंसल परिवार के किसी मेहमान को छू नहीं सकते। मेरे दादाजी लाइन पर हैं। हे झेंग ने प्रिया बंसल की तरफ देखा और ठंडी सांस ली। उसने फोन पटक दिया, तुम खुद को क्या समझती हो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा बंसल परिवार कुछ दिनों बाद भी रहेगा या नहीं। अगर शंकर बंसल मेरे सामने भी होते तो भी मैं उन्हें दफा हो जाने को कहता। इस समय तक हे झेंग पहले से ही अर्जुन के सामने था। वह उसकी ओर मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, तुम। अचानक उसकी बातें बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने बेरहमी से उसका गला दबा दिया हो। वह अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें भय से भर गईं, मानो उन्होंने कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। वह अपने सामने खड़े आदमी को जानता था।